3-4 दिन से एपिसोड नहीं आ रहे थे इसके। अब स्टार्ट कर दें दोबारा से। मैं बाहर गया हुआ था, इस वजह से नहीं आ पा रहे थे एपिसोड। और बाकी सीरीज़ के भी एपिसोड अब आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। बाकी नए चैनल भी बनाऊंगा, मैं बहुत जल्दी बना दूंगा। और इसी वीक में सारे एपिसोड में देता रहूँगा अल्टरनेट करके। एक नए एपिसोड आपको डेली मिल जाएगा किसी न किसी सीरीज़ का। और आज सारे सीरीज़ के अपलोड कर दूंगा मैं एपिसोड। और बाकी मैं 3-4 दिन से था नहीं, इस वजह से नहीं आ पा रहे थे एपिसोड। अब आएंगे डेली पहले की तरह। और आज सारे सीरीज़ के एपिसोड अपलोडिंग हो जाएगी। मार डालो। सरस भी गुस्से से भर उठा। वो प्रतिष्ठित जेड कॉल्ड्रन सेक्ट का तीसरे स्थान का प्रतिभाशाली शिष्य था। उसे कब किसी ने इस तरह नीचा दिखाने की हिम्मत की थी? उसकी आंखों में हत्या की मंशा भर गई। उसने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया और उसके पीछे एक सफ़ेद बाघ की धर्म इमेज प्रकट हुई। उस धर्म इमेज के प्रकट होते ही सरस किसी प्राचीन दैत्य जैसा लगने लगा। वह बेहद आक्रामक तरीके से आरव पर टूट पड़ा। भले ही उसे पता था कि वह आरव का मुकाबला नहीं कर सकता, फिर भी वह उसे कीमत चुकाने पर मजबूर करना चाहता था। लेकिन कोई बात नहीं, आरव ने शांत स्वर में कहा। उसके दोनों हाथ सुनहरी रोशनी से चमक उठे और उसके शरीर की रक्त ऊर्जा उफान मारने लगी। बैंग बैंग बैंग। आरव ने लगातार कई मुक्के जड़ दिए। उन मुक्कों में मानो आकाश और धरती को नष्ट कर देने की शक्ति थी। आह! सरस के मुंह से खून निकल पड़ा। आरव के कई मुक्के खाने के बाद उसकी हालत बेहद दयनीय हो गई। उसका शरीर नियंत्रण खो बैठा और वह पीछे उड़ता हुआ जमीन पर जा गिरा, जिससे वहां एक विशाल गड्ढा बन गया। अगला, आरव ने शांत भाव से कहा। सरस को हराने के बाद भी उसके चेहरे पर खुशी का कोई भाव नहीं था। लेकिन आसपास का इलाका शोर से भर गया। उसने सरस को हरा दिया, वो तीसरे नंबर पर था। क्या ये इंसान सच में एक ही दिन में नंबर 1 तक पहुंच जाएगा? जो अभी दिखा है उसे देखकर तो संभव लगता है। क्या सीनियर सिस्टर उसका मुकाबला कर पाएंगी? पता नहीं। चारों तरफ चर्चाएं होने लगीं। लावण्य का चेहरा फीका पड़ गया। उसने एक कदम बढ़ाया और सीधे एरिना पर उतर गई। काफी तेज हो। आरव हंस पड़ा। उससे पहले वाले सभी विरोधी रिंग में आने से पहले हिचकिचा रहे थे, लेकिन यह औरत उनसे कहीं ज्यादा सीधी थी। एक शर्त लगाना चाहोगी? आरव ने चमकते सफेद दांत दिखाते हुए कहा। नहीं। लावण्य ने तुरंत सिर हिला दिया। उसे पता था कि उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं है। यह आदमी बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। वो सरस को इतनी आसानी से हरा चुका था। उसकी खुद की कल्टिवेशन भी रिटर्निंग टू एम्प्टीनेस रेल्म के 9वें स्तर के शिखर पर थी और उसकी ताकत सरस से बस थोड़ी ही ज्यादा थी। क्या अफसोस की बात है। आरव ने हल्का सा सिर हिलाया और निराशा जताई। तुम्हारा मतलब क्या है? लावण्य के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। बाकी लोगों के रिंग में आने पर इस आदमी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। ही मुझे लगा तुम काफी सुंदर हो, इसलिए चाहता था कि तुम मेरी बेड वार्मर बन जाओ, लेकिन तुमने मना कर दिया। क्या ये अफसोस की बात नहीं है? आरव हंसते हुए बोला। लावण्य पागल। लावण्य क्रोध से कांप उठी। उसके दाहिने हाथ में एक लंबी तलवार प्रकट हुई जो आसमान तक पहुंचती हुई ठंडी रोशनी बिखेर रही थी। उसके एक वार में मानो सूर्य, चंद्रमा और सितारों को हिला देने की शक्ति थी। युवती, इतना जल्दी गुस्सा मत हुआ करो, आरव ने शांत स्वर में कहा। ये सुनकर लावण्य और भी ज्यादा क्रोधित हो गई। ये पागल आदमी बेहद घटिया था। रिंग के नीचे गिरीश का चेहरा भी पीला पड़ चुका था। अब सारी उम्मीदें उसी पर टिकी थीं। वो मन ही मन लावण्य की जीत की प्रार्थना करने लगा। जाए सीनियर सिस्टर। सीनियर सिस्टर उसे सबक सिखाए। सीनियर सिस्टर बिल्कुल दया मत दिखाइए। आसपास मौजूद अनगिनत शिष्य जोर जोर से चिल्लाने लगे। लावण्य जेड कॉल्ड्रन सेक्ट में बेहद लोकप्रिय थी। आखिर वो खूबसूरत भी थी और बेहद प्रतिभाशाली भी। ऐसे में पुरुष शिष्यों का उसकी ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था। हालांकि सबके दिल में सच्चाई साफ थी। लावण्य इस आदमी का मुकाबला नहीं कर सकती थी। यह इंसान बेहद ताकतवर और खतरनाक था। आओ मुझे अपनी ताकत दिखाओ। आरव मुस्कुराते हुए बोला। मार डालो। लावण्य लंबी तलवार पकड़कर शून्य में उछल गई। उसकी गर्जना के साथ उसकी तलवार पर अनगिनत भ्रम प्रकट होने लगे। एक तलवार 100 तलवारों में बदल गई। 100 तलवारें 10,000 तलवारों में परिवर्तित हो गईं।
वे अनगिनत तलवारें लगभग वास्तविक लग रही थीं और उनसे भयावह ऊर्जा तरंगें निकल रही थीं। 10,000 तलवारें आरव की ओर निशाना साधे हुए थीं, उनकी ठंडी चमक बेहद डरावनी थी। देखो, ये सीनियर सिस्टर की सबसे शक्तिशाली तकनीक है। सही कहा। आसपास के कई शिष्य हैरानी से चिल्ला उठे। इस समय लावण्य किसी धरती पर उतरी तलवार अमर जैसी लग रही थी। उसके एक आदेश पर 10,000 तलवारें प्रकट हो गई थीं। कट जाओ! लावण्य दहाड़ उठी। एक ही पल में 10,000 तलवारें आरव की ओर टूट पड़ीं। बुरा नहीं, तुम्हारे पास सच में कुछ हुनर है, आरव मुस्कुराया। लावण्य की ताकत वाकई काफी अच्छी थी, कम से कम सरस से तो बेहतर थी। अगर समान स्तर की लड़ाई होती तो इतनी सारी तलवारों का एक साथ हमला किसी को भी मुश्किल में डाल देता। लेकिन आरव ऐसा करने वाला नहीं था। पूर्ण शक्ति के सामने सारे भ्रम सिर्फ भ्रम ही होते हैं। आरव हल्का सा मुस्कुराया, उसके दाहिने हाथ से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और उसने एक मुक्का जड़ दिया। बूम! बैंग! उस एक मुक्के से सुनहरी रोशनी की ऐसी धारा निकली मानो कोई स्वर्गीय नदी बह निकली हो। उसने सूर्य को ढक लिया और पूरे आकाश को अपनी चमक में डुबो दिया। उस एक मुक्के ने सारी तलवारों को निगल लिया। क्या? लावण्य का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसकी 10,000 तलवारें विरोधी के एक ही मुक्के से दब गई थीं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगले ही पल वो सुनहरी धारा सीधे लावण्य को निगल गई। उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। जब सुनहरी रोशनी गायब हुई तब लावण्य शून्य से नीचे गिर चुकी थी और जमीन पर जोर से आ गिरी। पूरी तरह कुचल देने वाली हार। आरव के एक ही मुक्के ने उसे उड़ा दिया था। लावण्य ने गुस्से और नफरत से आरव को घूरा, लेकिन वह हार चुकी थी। पूरी तरह हार चुकी थी। वह विरोधी का एक मुक्का भी नहीं झेल पाए। अगला, आरव ने शांत स्वर में कहा, सीनियर सिस्टर। सीनियर सिस्टर, वो बदमाश बेहद घटिया है। आसपास मौजूद जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के अनगिनत शिष्य गुस्से से भरे हुए थे। उनकी सपनों की देवी को उस आदमी ने एक ही मुक्के में हरा दिया था। हारना अलग बात थी, लेकिन उसे इस तरह बुरी तरह पीटा गया कि उसकी पहले वाली परी जैसी गरिमा ही खत्म हो गई। क्या यह उनके दिलों में बनी लावण्य की छवि को तोड़ देना नहीं था? लेकिन उसी समय उस आदमी ने लावण्य को हराकर अब दूसरा स्थान भी हासिल कर लिया था। अब अगला नाम जिसे उसने पुकारा था वह था नंबर 1 रैंकधारी गिरीश, और यह अंतिम मुकाबला भी था। गिरीश का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। अब सारा दबाव उसी पर आ गिरा था। सीनियर ब्रदर गिरीश, हिम्मत रखिए, उसे सबक सिखाइए। सीनियर ब्रदर, सीनियर सिस्टर लावण्य का बदला लीजिए। सीनियर ब्रदर, इस नए आदमी को दिखा दीजिए जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के शिष्यों की ताकत क्या होती है। ये आवाज़ें सुनकर गिरीश का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। वह लगभग रो पड़ने वाला था। क्या ये लोग उसे सीधे निराशा के गर्त में नहीं धकेल रहे थे? वह भी सामने वाले को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन कैसे? कौन सा सबक? इस समय उसके अंदर बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं बचा था। उसे खुद नहीं पता था कि वह जीत पाएगा या नहीं। फिर भी गिरीश रिंग में चढ़ गया। उसने लाल रंग का लंबा वस्त्र पहन रखा था जिसकी छाती पर अग्नि बादल का निशान बना हुआ था। उसकी आंखें तेज थीं, भौहें तलवार जैसी तीखी और चेहरा बेहद ठंडा। वह जेड कॉल्ड्रन सेक्ट की युवा पीढ़ी का सबसे प्रतिभाशाली शिष्य था। उसकी कल्टिवेशन 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म के पहले स्तर तक पहुंच चुकी थी। वह पूरे 100 वर्षों से जेड कॉल्ड्रन सेक्ट की रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर बना हुआ था। लेकिन इस समय उसके ऊपर असहनीय दबाव था, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं था। उसके सामने खड़ा दुश्मन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली कि उसके दिल में भय पैदा हो रहा था। आरव ने गिरीश की ओर देखा और सफ़ेद दांत दिखाते हुए मुस्कुरा पड़ा। एक शर्त लगाना चाहोगे, गिरीश? नहीं। वह आरव के साथ शर्त लगाने की हिम्मत कैसे कर सकता था? क्या वह पागल हो गया था? क्या यह अपनी जान दांव पर लगाने जैसा नहीं था? क्या अफसोस की बात है, आरव ने हल्का सा सिर हिलाते हुए आह भरी। गिरीश पूरी तरह चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। आओ और लड़ो, मुझे अपनी ताकत दिखाओ, आरव ने शांत स्वर में कहा। गिरीश लगभग टूटने की कगार पर पहुंच गया। वह 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म में था और सामने वाला रिटर्निंग वॉइड रेल्म के छठे स्तर पर होते हुए भी उससे इस तरह बात कर रहा था। इतना ही नहीं, सीनियरिटी के हिसाब से वह आरव का वरिष्ठ भाई था। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह उलट चुकी थी। सीनियर ब्रदर, उसे सबक सिखाइए।
सीनियर ब्रदर 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म के विशेषज्ञ हैं, वो उसे जरूर दबा देंगे। सही कहा। 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म और रिटर्निंग वॉइड रेल्म के बीच आसमान जमीन का अंतर होता है। हिम्मत रखिए सीनियर जुअंग। ये बातें सुनकर गिरीश का खून खौल उठा। उसे ऐसा लगा जैसे वह खून उगल देगा। हाँ, ये सच था कि वह 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म का प्रतिभाशाली शिष्य था और ऊंचे स्तर वालों को चुनौती दे सकता था। लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। सामने वाला इंसान नहीं, राक्षस था। वह उससे कैसे लड़े? गिरीश के दिल में इतना दुख भर गया कि उसकी आंखें नम होने लगीं। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके साथ मजाक कर रही हो। रिंग के नीचे लोकेश ने हल्का सा सिर हिलाया और दया भरी नजरों से गिरीश को देखा। 100 वर्षों तक नंबर 1 रहने वाला आज शायद अपना यह खिताब खोने वाला था। शुरू करो, रिंग का प्रभारी स्टुअर्ट जोर से बोला और बोलते ही तुरंत दूर भाग गया। आखिर गिरीश नंबर 1 रैंकधारी था और उसका मुकाबला उस राक्षसी प्रतिभा आरव से हो रहा था। उसे डर था कि कहीं वह भी इस लड़ाई की चपेट में न आ जाए। युद्ध! गिरीश जोर से गरजा और उसकी ऑरा विस्फोट की तरह फैल गई। उसकी मांसपेशियां फड़कने लगीं, आंखों में बिजली चमक उठी। वह आरव के सामने बिल्कुल भी ढील नहीं दे सकता था। उसे अपनी हर ताकत और हर तकनीक का इस्तेमाल करना था। उसके पीछे एक फोनिक्स धर्म इमेज प्रकट हुई जिसके साथ आकाश में बिजली और गर्जना फैल गई। उसका पूरा शरीर भी बिजली से ढक गया था और उससे भयानक शक्ति निकल रही थी। फोनिक्स धर्म इमेज! आरव खुद से बुदबुदाया। उसे कोशा और रामपुर जू की पुरानी लड़ाई याद आ गई जहां उसने ऐसे ही किसी व्यक्ति से युद्ध किया था जिसके पास फोनिक्स की शक्ति थी। लेकिन उस समय वह केवल एक भ्रम था। असली फोनिक्स धर्म इमेज से उसका कोई मुकाबला नहीं था। मार डालो! गिरीश सचमुच 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म का शक्तिशाली विशेषज्ञ कहलाने योग्य था। उसके हमले बेहद भयानक थे और वह बिजली को नियंत्रित कर सकता था। फोनिक्स की धर्म इमेज बेहद उग्र और भयावह थी। शून्य से अनगिनत बिजली भरे बादल उतरे और सीधे आरव को निगल गए। बिजली की अनगिनत धाराएं गिरने लगीं और पूरा एरिना भयानक बिजली के समुद्र में बदल गया। गिरीश शून्य में खड़ा था और उसके पीछे मौजूद फोनिक्स धर्म इमेज अजीब चांदी जैसी रोशनी फैला रही थी। मार डालो! ये गिरीश का सबसे शक्तिशाली हमला था। विशाल फोनिक्स धर्म इमेज धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। वो उसी धर्म इमेज को हमले के रूप में इस्तेमाल करके आरव को हराना चाहता था। उसी समय फोनिक्स धर्म इमेज ने दहाड़ लगाई, मानो वह सचमुच जीवित हो उठी हो और बिजली के समुद्र के भीतर आरव को निगलने के लिए झपट पड़ी। आसपास मौजूद लोग ये दृश्य देखकर सांसें रोक बैठे। ये दृश्य इतना भयानक और चौंकाने वाला था कि सब स्तब्ध रह गए। क्या यही सीनियर ब्रदर गिरीश की असली ताकत है? किसी ने कांपती आवाज में कहा। यहां तक कि अंधेरे में छिपे जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के एल्डर्स भी हैरान रह गए। ये हमला 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म के तीसरे स्तर के कल्टिवेटर को भी मार सकता है, एक एल्डर ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ, यहां तक कि 5वें स्तर का कल्टिवेटर भी इससे गंभीर रूप से घायल हो जाएगा, दूसरे एल्डर ने कहा। गिरीश सचमुच हमारे जेड कॉल्ड्रन सेक्ट का नंबर 1 प्रतिभाशाली शिष्य कहलाने योग्य है। ये हमला निश्चित रूप से सारंग को हरा देगा। सभी एल्डर्स एक के बाद एक बोलने लगे। आरव ने 1000वें स्थान से लेकर नंबर 1 तक पूरे रैंकिंग लिस्ट को रौंदते हुए अपनी ताकत साबित की थी। ये पूरे जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के चेहरे पर तमाचा था। इन एल्डर्स को भी शर्म महसूस हो रही थी। आखिर आरव अभी सेक्ट में शामिल हुआ था, जबकि गिरीश बचपन से यहीं पला बड़ा था। वह जेड कॉल्ड्रन सेक्ट की युवा पीढ़ी का प्रतिनिधि था। अगर वह भी हार गया तो इसका मतलब यही होगा कि जेड कॉल्ड्रन सेक्ट की युवा पीढ़ी में कोई भी आरव की बराबरी नहीं कर सकता। ये पूरे सेक्ट के लिए अपमान की बात थी। इसी कारण एल्डर्स इतने बेचैन थे। लेकिन एरिना पर बिजली का तूफान लगातार गरज रहा था। हजारों फीट ऊंची फोनिक्स धर्म इमेज दहाड़ रही थी। धर्म इमेज को सीधे हमले के रूप में इस्तेमाल करना गिरीश के लिए भी भारी कीमत थी। इस हमले के बाद उसे कई वर्षों तक रिकूपरेट करना पड़ सकता था। अगर संभव होता तो वह कभी ऐसा कदम नहीं उठाता, लेकिन सेक्ट की प्रतिष्ठा बचाने के लिए अब उसके पास यही आखिरी ट्रम्प कार्ड था। फिर भी उसके दिल में डर था। उसे भय था कि शायद ये हमला भी आरव को हराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अगर यह भी विफल हो गया तो वह क्या करेगा? लेकिन अब उसके पास इन बातों के बारे में सोचने का समय नहीं था। मार डालो!
गिरीश उग्र स्वर में दहाड़ा। फोनिक्स धर्म इमेज भी उसी तरह गरजी और बिजली के समुद्र के भीतर उतरकर असीमित थंडर लाइट छोड़ने लगी। आरव उस भयावह बिजली में पूरी तरह डूब गया। बूम बूम, आसपास का शून्य कांप उठा और बिजली की तरंगें लगातार फैलने लगीं। पूरा एरिना फोनिक्स धर्म इमेज की शक्ति से नष्ट हो गया, यहाँ तक कि एरिना की डिफेंसिव अरे भी टूटने लगी। भीतर की ऊर्जा चारों दिशाओं में फैल गई और धरती कांप उठी। एरिना से धुआं उठने लगा। अरे बैरियर के कारण बाहर मौजूद लोग अंदर की स्थिति को अपनी स्पिरिचुअल सेंस से नहीं देख पा रहे थे। इस समय शून्य में केवल गिरीश दिखाई दे रहा था, लेकिन आरव कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो मर तो नहीं गया? नहीं, वो कहाँ है? आसपास मौजूद अनगिनत लोग चर्चा करने लगे। मुख्य कारण ये था कि गिरीश का हमला बहुत ज्यादा भयावह था। उसने बिजली की शक्ति से पूरा एरिना तबाह कर दिया था। यहाँ तक कि डिफेंसिव बैरियर भी टूट चुकी थी और जमीन बंजर हो गई थी। शून्य के ऊपर गिरीश का चेहरा बेहद पीला पड़ चुका था और उसके माथे से लगातार पसीना बह रहा था। उसने अपनी फाउंडेशन को नुकसान पहुंचाकर अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल किया था, लेकिन सच्चाई सिर्फ वही जानता था। उसका हमला आरव को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। बुरा नहीं। अचानक एरिना के खंडहरों से आरव की शांत आवाज सुनाई दी। क्या वो बिल्कुल ठीक है? उसकी आवाज इतनी शांत क्यों है? चारों ओर फिर से हंगामा मच गया। अगर आरव गंभीर रूप से घायल होता तो लोग इसे स्वीकार कर लेते, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया इतनी शांत थी। यह क्या साबित करता था? यही कि गिरीश का हमला उसके खिलाफ पूरी तरह बेअसर था। यह कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे एरिना के खंडहरों से धुआं हटने लगा और आरव की आकृति सामने आ गई। वह पहले की तरह सीधा खड़ा था। उसके चेहरे पर वही शांत भाव था और उसके शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं था। वो सचमुच बिल्कुल ठीक है। हे भगवान, आखिर वह इंसान है कौन? आसपास मौजूद कोई भी व्यक्ति अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि शून्य में छिपे जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के एल्डर्स भी स्तब्ध रह गए। वह पूरी तरह सुरक्षित है, एक एल्डर कांपती आवाज में बोला। वह खुद 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म के 5वें स्तर पर था, लेकिन गिरीश के हमले से उसके भी रोंगटे खड़े हो गए थे। और वह लड़का पूरी तरह सुरक्षित था। ये दृश्य सचमुच अविश्वसनीय था। हमें आखिर उसकी असली पृष्ठभूमि का अंदाजा क्यों नहीं था? दूसरे एल्डर ने आश्चर्य से कहा। क्या हमने उसे गलत समझा? वह कोई साधारण प्रतिभाशाली शिष्य नहीं बल्कि एक पियरलेस जीनियस है, एक और एल्डर चौंक कर बोला। साधारण प्रतिभाशाली शिष्य गिरीश और लावण्य जैसे होते थे, लेकिन पियरलेस जीनियस वे लव जैसे लोग होते थे जिनके पास एंशिएंट सेक्रेड बॉडी थी, या फिर एंशिएंट बार्बेरियन हेवनली ओवरलॉर्ड बॉडी वाले मॉन्स्टर्स, या रामपुर पवेलियन का पर्पल मैंशन डाउ बॉडी। केवल ऐसे लोग ही पियरलेस जीनियस कहलाने योग्य थे। और अब आरव ने जो ताकत दिखाई थी वह गिरीश और बाकी सभी से कहीं ऊपर थी। वह बिल्कुल अलग स्तर पर पहुंच चुका था। ये बेहद डरावना था। यह एक मॉन्स्टर लेवल प्रतिभा थी। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के सभी एल्डर्स पूरी तरह स्तब्ध थे। उनके मन में तुरंत सेक्ट लीडर और पेट्रियार्क से इस विषय पर चर्चा करने का विचार आने लगा। हमें सारंग के बारे में अपनी राय बदलनी होगी। एक एल्डर ने दिल के भीतर के झटके को दबाने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे का भाव सब बता रहा था। हाँ, अगर हम ऐसे पियरलेस जीनियस को सही तरीके से विकसित कर पाए तो जेड कॉल्ड्रन सेक्ट सचमुच फिर से महान बन सकता है। एरिना पर आरव ने अब तक कोई हमला भी नहीं किया था, फिर भी उसने गिरीश का सबसे शक्तिशाली हमला झेल लिया था। ये दृश्य देखकर पूरा मैदान हिल गया। उसकी ताकत सबकी कल्पना से कहीं आगे निकल चुकी थी। तुम सच में बिल्कुल ठीक हो। गिरीश स्तब्ध रह गया। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। वह विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि यह सब सच है। ही, क्या तुम अंधे हो? आरव हल्का सा मुस्कुराया। गिरीश, ठीक है, अभी मैंने तुम्हारा हमला सह लिया, अब मेरी बारी है, आरव ने शांत स्वर में कहा। आरव की बात सुनते ही गिरीश का चेहरा पूरी तरह बदल गया। वह आरव से कहना चाहता था कि उस पर थोड़ा रहम करे, लेकिन आगे के शब्द उसके मुंह से निकल ही नहीं पाए। वह जेड कॉल्ड्रन सेक्ट का 100 वर्षों में सबसे प्रतिभाशाली शिष्य था। वह कैसे इतने सारे सेक्ट डिसाइपल्स के सामने एक नए शिष्य के सामने दया की भीख मांग सकता था? क्या ये खुद को पूरी तरह अपमानित करना नहीं होता?
आरव ने गहरी सांस छोड़ी और उसके हाथों में सुनहरी रोशनी चमक उठी। जब वो जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के इन तथाकथित प्रतिभाशाली शिष्यों से लड़ रहा था तब उसने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल तक नहीं किया था। यहाँ तक कि आरव को खुद महसूस हो रहा था कि अगर वो 1 ट्रांसफॉर्म्स इनटू 3 प्योर वंस की एक क्लोन भी बना ले तो आसानी से इन सब का सामना कर सकता है। यह मुक्का झेलो, आरव गर्जा और लगातार मुक्कों की बौछार कर दी। हर मुक्का बेहद भयावह शक्ति से भरा हुआ था। क्या? गिरीश का चेहरा डर से बदल गया। उसे आरव के मुक्कों से असाधारण खतरे का एहसास हो रहा था। बैंग, बूम, एरिना के ऊपर मौजूद अरे बैरियर आरव के मुक्कों की केवल आफ्टर शॉक से ही टूटकर बिखर गया। इस बार केवल दरारें नहीं आई थीं, वह पूरी तरह चकनाचूर हो गया था। सुनहरी मुट्ठी की रोशनी ने सीधे गिरीश को निगल लिया। उसके पास विरोध करने की ताकत तक नहीं थी और उसके मुंह से दर्दभरी चीख निकल गई। उसी समय आरव के मुक्कों की आफ्टरशॉक चारों दिशाओं में फैल गई। आसपास लड़ाई देख रहे डिसाइपल्स तेजी से पीछे हटने लगे, यहाँ तक कि आसपास का इलाका भी खंडहर में बदलने लगा। ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। शांत रहो, शांत रहो। पीछे हटो। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के अनगिनत डिसाइपल्स स्तब्ध रह गए और तेजी से एरिना से दूर हटने लगे। पहले अरे बैरियर मौजूद थी इसलिए वे आरव की असली ताकत को समझ ही नहीं पाए थे, लेकिन अब इस तरह की शक्ति तो उनकी कल्पना से भी बाहर थी। विरोध करना तो दूर, केवल उसका सामना करना ही उनके दिलों में भय भर रहा था। अभी का दृश्य देखने वाले जेड कॉल्ड्रन सेक्ट डिसाइपल्स के चेहरे पीले पड़ चुके थे, उनमें से कुछ तो गंभीर रूप से घायल भी हो गए। अंत में 200 मैनिफेस्टेशंस रेल्म एल्डर्स को सामने आकर आरव के पंच लाइट की आफ्टरशॉक रोकनी पड़ी, वरना परिणाम की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये बेहद डरावना था। उसकी ताकत अब वॉइड रिटर्निंग रेल्म की सीमा से बहुत आगे निकल चुकी थी। शायद 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म के भीतर भी उसके बहुत कम प्रतिद्वंद्वी थे। गिरीश कहाँ है? सीनियर ब्रदर मर तो नहीं गए? ऐसा नहीं हो सकता। जब पंच आफ्टरशॉक शांत हुई तब सबकी नज़रें एरिना की ओर गईं। अभी तक वे खुद को बचाने में इतने व्यस्त थे कि गिरीश की तरफ ध्यान ही नहीं गया था। वे केवल आफ्टरशॉक से ही हिल गए थे, जबकि गिरीश ने वह हमला सीधे अपने शरीर से झेला था। आरव शांत भाव से एरिना पर खड़ा था, उसके दोनों हाथ पीठ के पीछे थे। खांसी खांसी, एरिना पर एक विशाल गड्ढा बन चुका था और उसके भीतर गिरीश पड़ा हुआ था। उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अगर आरव ने दया न दिखाई होती तो वह मर चुका होता। अब जब अरे बैरियर टूट चुकी थी, आसपास मौजूद डिसाइपल्स अपनी डिवाइन सेंस से उसकी हालत देख सकते थे। भगवान का शुक्र है सीनियर ब्रदर गिरीश अभी जिंदा हैं, एक डिसाइपल ने राहत की सांस लेते हुए कहा। इसे तुम ठीक होना कहते हो? दूसरे ने तुरंत पलट कर कहा। गिरीश की हालत इतनी खराब थी कि वह किसी भी पल बेहोश हो सकता था। उसके भीतर शायद आधी सांस भी मुश्किल से बची थी। ओह ठीक है, मुझे कहना चाहिए कि वो मरे नहीं हैं। आसपास मौजूद जेड कॉल्ड्रन सेक्ट डिसाइपल्स जोर जोर से चर्चा करने लगे, लेकिन उसी समय वे आरव को डर और सम्मान भरी नजरों से देख रहे थे। ये बहुत ज्यादा भयावह था। अब उनमें से कोई भी खुलकर आरव के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उन्हें डर था कि कहीं वे उसे नाराज न कर दें और परिणाम भुगतने पड़ें। यही अत्यधिक शक्ति दिखाने का फायदा था। हर व्यक्ति के दिल में भय और सम्मान पैदा हो जाता है। लोकेश भी अभी भीड़ से पीछे हटकर आया था और उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। ये बहुत ज्यादा अविश्वसनीय था। इस आदमी की असली ताकत बेहद भयावह थी। लावण्य, सरस और बाकी सभी प्रतिभाशाली शिष्य जिन्हें आरव ने हराया था इस समय एक जैसी प्रतिक्रिया दे रहे थे। वे सब पूरी तरह स्तब्ध थे। 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म के पहले स्तर के मॉन्स्ट्रस प्रतिभाशाली गिरीश को आरव ने केवल एक वार में हरा दिया था। ये बात उनकी समझ से पूरी तरह बाहर थी, यहाँ तक कि उनके भीतर विरोध करने की इच्छा भी खत्म हो गई थी। आरव ने धीरे से सांस छोड़ी और दूर शून्य की ओर देखा। तो मेरा अनुमान सही है, अब मैं पहला स्थान हासिल कर चुका हूँ। ये रहने दीजिए। यह वही स्ट्यूअर्ट था जो एरिना की देखरेख कर रहा था। वह हर बार स्टार्ट चिल्लाकर खुद ही दूर भाग जाता था क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह लड़ाई की चपेट में न आ जाए। लेकिन किसने सोचा था कि स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी?
आरव के एक मूके ने महान फॉर्मेशन बैरियर तक तोड़ दी थी। ये बहुत डरावना था। बहुत बढ़िया, आरव ने संतुष्टि से सिर हिलाया। फिर उसने उन जेड कॉल्ड्रन सेक्ट एल्डर्स की ओर देखा जो अचानक सामने आकर उसके पंच आफ्टर शॉक को रोकने आए थे। आरव ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर मुड़कर एरिना से नीचे उतर गया। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के सभी एल्डर्स कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। जब उन्होंने आरव की पीठ की ओर देखा तो उनके मन में अजीब भाव उठे। शिक्षकों और डाओ के प्रति सम्मान, लेकिन आरव का ये प्रणाम उन्हें असहज कर रहा था। वे ये सम्मान स्वीकार करने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें खुद विश्वास नहीं था कि वे आरव को दबा सकते हैं। एरिना से नीचे उतरने के बाद आरव ने एक कदम बढ़ाया और सीधे लोकेश के सामने पहुंच गया। चलो मेरे साथ सर्वेंट। लोकेश का दिल टूट गया। वह न जाने कैसे अचानक सर्वेंट बन गया था। वह विरोध करना चाहता था, लेकिन वह जीत ही नहीं सकता था। अंत में लोकेश मजबूरी में आरव के साथ चला गया। दोनों की आकृतियां धीरे धीरे एरिना से गायब हो गईं। आरव के जाने के बाद पूरा इलाका अचानक शोर से भर उठा। हे भगवान, ये बहुत ज्यादा डरावना है। आखिर उसकी बैकग्राउंड क्या है? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? उसने एक मूके से फॉर्मेशन बैरियर तोड़ दी और सीनियर ब्रदर गिरीश भी उसका एक पंच नहीं झेल पाए। क्या वो सच में वॉइड रिटर्निंग रेल्म के छठे स्तर पर है? आखिर वह कितना शक्तिशाली है? क्या उसकी तुलना एंशिएंट सेक्रेड बॉडी या हेवनली टायरेंट बॉडी से की जा सकती है? चारों तरफ जोरदार चर्चा शुरू हो गई। आरव के रहते हुए कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन उसके जाते ही सब फूट पड़े। जो उन्होंने अभी देखा था वह किसी दुस्वप्न जैसा भयावह था। सिर्फ एक मुक्का, उसने 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म के पहले स्तर वाले गिरीश को हरा दिया और बैरियर तक तोड़ डाली। कुछ लोग तो अब आरव की तुलना फायर स्टार रीजन के उन प्रसिद्ध पियरलेस जीनियसेस से करने लगे थे। अगर यह पहले होता तो बहुत से लोग तुरंत उसका मजाक उड़ाते। वे सोचते कि आरव की तुलना रौनक या लव जैसे मॉन्स्टर्स से नहीं की जा सकती। लेकिन अब कोई भी इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि आरव ने अभी जो ताकत दिखाई थी वह सचमुच सबको हिला देने वाली थी। यहाँ तक कि आसपास मौजूद एल्डर्स भी अभी तक सामान्य नहीं हो पाए थे। चलो पेट्रियार्क के पास चलते हैं और यह बात तुरंत बतानी होगी। 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म के 9वें स्तर वाले एक एल्डर ने गंभीर स्वर में कहा। बाकी एल्डर्स भी तुरंत उसके पीछे चले गए। एरिना के खंडहरों के भीतर गिरीश का चेहरा राख जैसा फीका पड़ चुका था। उसके कपड़े फट चुके थे और पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसके मन में केवल एक ही विचार था, क्या ये लोग इतने निर्दयी हैं? कोई उसे उठाने तक क्यों नहीं आ रहा? आरव लोकेश को अपने केव मैंशन में ले आया। सुनो, मैं मानता हूं कि मैं तुमसे हार गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हद पार करो। कम से कम मुझे सर्वेंट मत बुलाओ, मेरा नाम है। लोकेश ने दांत भींचते हुए कहा। अगर उसके परिचितों को पता चल गया कि कोई उसे सर्वेंट बुलाता है तो वह जिंदगी भर किसी का सामना नहीं कर पाएगा। ही तो क्या मैं तुम्हें लियो बुलाऊं? आरव हल्का सा मुस्कुराया। मुझे कहना पड़ेगा लिटिल लुओ सच में अच्छा निकनेम है। आरव हंसते हुए बोला। ज्यादा मत बढ़ो, लोकेश ने गुस्से से कहा। उसे जिंदगी में कभी इतना अपमान नहीं सहना पड़ा था। ठीक है, बकबक बंद करो और थोड़ी देर चुप रहो, आरव ने शांत स्वर में कहा। लोकेश नाराज होकर कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसका चेहरा जम गया। उसी समय आरव के सिर के ऊपर मिरियड मैनिफेस्टेशंस डाउ पैटर्न प्रकट हो गई। ये लोकेश पूरी तरह स्तब्ध रह गया। संपूर्ण ब्रह्मांड की सभी घटनाओं का डाउ पैटर्न? पूरे 9 प्रोविंसेस में केवल आरव के पास ये डिवाइन ऑब्जेक्ट था। फायर स्टार डोमेन में भी जिन लोगों के पास ये शक्ति थी वे बेहद कम थे, और सामने वाला भी उसे धारण किए हुए था। लोकेश पूरी तरह स्तब्ध रह गया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। आरव ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और लोली को आदेश दिया कि वह एक साधारण बैरियर तैयार करे। ऐसी बैरियर जो केवल शक्तिशाली लोगों की जासूसी रोक सके, वही काफी थी। लोली उड़ने लगी और 7 रंगों की डिवाइन लाइट फैल गई। जल्द ही एक साधारण मैजिक अरे बन गई। ठीक है, अब बोल सकते हो, आरव ने शांत स्वर में कहा और लोली वापस उसके शरीर में समा गई। तुम आखिर हो कौन? लोकेश का चेहरा पूरी तरह बदल गया।
उसके मन में पहले ही एक अनुमान जन्म ले चुका था। सामने वाले का सरनेम भी सीओ था। उसके पास भी लोली थी और वह परिचित एहसास यहाँ तक कि उसने उसे सर्वेंट बनाने पर जोर दिया था। ही खुद ही अंदाजा लगाओ। आरव ने सफ़ेद दांत दिखाए और उसके चेहरे की आकृति बदलने लगी। उसका असली चेहरा सामने आ गया। सीओ आरव। लोकेश की आंखें इतनी फैल गईं कि मानो बाहर निकल आएंगी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने कई बार आंखें रगड़ीं। लेकिन चाहे जितनी बार देखे, सामने वाला सचमुच आरव ही था। तुम ही मुझे देखकर हैरानी हुई। आरव हंस पड़ा। तुम अभी भी जिंदा हो। लोकेश विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। आरव सचमुच जीवित था। क्या तुम सच में चाहते थे कि मैं मर जाऊं? आरव ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं। लोकेश पूरी तरह हिल चुका था। वह आरव के पास आया और अनजाने में उसके गाल को छू लिया। असली इंसान। आरव, दूर हटो। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, तुम सर्वेंट? आरव ने हंसते हुए कहा। लोकेश, तुम बहुत ज्यादा हो गए हो। मुझे हराकर मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी और अब अपने भाई के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो? धत तेरे की। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुमसे अकेले में कैसे मिलता? हालांकि दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। पुराने दोस्त आखिरकार फिर मिल चुके थे। लगभग 300 साल हो गए। लोकेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। बताओ, उसके बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ था? आरव ने धीरे से पूछा। ये बहुत लंबी कहानी है, लोकेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उस समय आरव ने स्लेव रेल्म को जबरदस्ती तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की थी। अपनी अंतिम लड़ाई से पहले उसने एम्परस सेप्टर के भीतर मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाल दिया था। वे सभी 9 प्रोविंसेस की शीर्ष शक्तियां थीं और अपने अपने कबीले के स्पिरिट बीस्ट्स तथा मैजिकल आर्टिफैक्ट्स साथ लेकर आए थे। लोकेश भी उन्हीं में से एक था। वह गोस्ट वैली के लोगों को अपने साथ लेकर भाग निकला था। उसके बाद लोकेश बहुत दूर तक भागता रहा। फिर उसे आरव की युद्ध में मृत्यु की खबर मिली। उस खबर ने उसे लंबे समय तक दुखी रखा, लेकिन इसके बाद उसकी परेशानियां खत्म नहीं हुईं। विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन लगातार उसका पीछा करने लगे। लोकेश बेहद शक्तिशाली था और उसने अपने कई दुश्मनों को मार डाला, लेकिन इसी वजह से वे लोग उसकी पहचान को लेकर और भी आश्वस्त हो गए। उन्हें लगने लगा कि भविष्य में यह व्यक्ति गोल्डन क्लैन और आइस क्लैन के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इसी कारण लोकेश लगातार मौत से भागता रहा। उसकी जिंदगी पूरी तरह खतरे से भर गई थी, यहाँ तक कि उसका पर्सनल स्टोरेज बैग भी खो गया। फिर भी उसने गोस्ट वैली के लोगों के स्पिरिट बीस्ट और मैजिकल आर्टिफैक्ट्स को अपनी जान पर खेलकर बचाया। वह रोहित और राज जैसे लोगों से अलग था। पुराना शेर पहले ही फायर स्टारफील्ड में रह चुका था, इसलिए वह इस स्टारफील्ड से बहुत परिचित था। उसके लिए लोगों को छिपाना आसान था, लेकिन लोकेश की हालत बिल्कुल अलग थी। वह लगातार मौत के मुंह से निकल रहा था। मैं कई बार मरते मरते बचा। अगर मेरे पास इतने सारे ट्रिक्स न होते तो मैं बहुत पहले मर चुका होता। आखिर में मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा। मैंने एक सुरक्षित जगह पर गोस्ट वैली के लोगों को छिपाया और खुद अकेले बाहर निकलकर उन दुश्मनों को दूसरी दिशा में ले गया। सच कहूं तो उस समय मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगा। मैं हर दिशा में भागता फिर रहा था, लेकिन आखिरी समय में अचानक मुझे एक प्राचीन फॉर्मेशन मिल गई। संयोग से मैं उसके पैटर्न्स पहचानता था। मैंने तुरंत फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी और उन सभी दुश्मनों को मार डाला। लोकेश ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। आरव ने सिर हिलाया। लोकेश की फॉर्मेशन स्किल हमेशा से बहुत ऊंची रही थी। ये बात उसके ओरिजिन डॉपलगैंगर जैसी सीक्रेट टेक्निक्स से ही समझी जा सकती थी। उसके बाद क्या हुआ? आरव ने पूछा। मैंने उन दुश्मनों को मार दिया और फिर गोस्ट वैली के लोगों को ढूंढने वापस गया, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचा वे लोग जा चुके थे। मुझे उनकी कोई खबर नहीं मिली। लोकेश ने धीरे से कहा। उस समय मैं घायल था और मेरे शरीर के चारों ओर अर्दन एनर्जी फैली हुई थी। मैं खुद को दिखा नहीं सकता था, इसलिए मैं फिर उसी एंशंट फॉर्मेशन के पास छिप गया और पूरे 20 साल वहीं छिपा रहा। जब वो अर्दन एनर्जी गायब हुई तब जाकर बाहर निकला। उसने आरव को बताया कि वह एक एंशंट मिलिट्री फॉर्मेशन का अवशेष था। उसकी असली शक्ति के मुकाबले उसमें अब 1% से भी कम ताकत बची थी। वह फॉर्मेशन अनगिनत वर्षों से टूटी हुई अवस्था में पड़ी थी। उसके बाद मैं कई सालों तक भटकता रहा। आखिर संयोग से जेड कॉल्ड्रन सेक्ट में शामिल हो गया और फिर धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच गया। लोकेश ने कहा।
जेड कॉल्ड्रन सेक्ट में उसने हमेशा लो प्रोफाइल बनाए रखा। वह हर उस काम से बचता था जिससे लोगों का ध्यान उसकी ओर जाए, वरना उसकी असली क्षमता के अनुसार वह आसानी से टॉप 3 में पहुंच सकता था। शायद गिरीश के साथ बराबरी की लड़ाई भी लड़ सकता था। तो क्या तुम हेवनली प्राइड सीक्रेट रेल्म के लिए मिलने वाले कोटा का इस्तेमाल नहीं करोगे? आरव ने पूछा। जहां तक उसे पता था जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के पास केवल 10 स्पॉट्स थे, जबकि लोकेश की रैंकिंग 21वीं थी। उसके लिए स्पॉट मिलना लगभग असंभव था। ही मैं वहां कैसे जा सकता हूं? मेरी उम्र अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लोकेश ने हल्की कड़वाहट के साथ कहा। ये बात सही है। आरव ने सिर हिलाया। लोकेश सचमुच बूढ़ा हो चुका था। कोशा में उन्होंने बहुत ज़्यादा समय बर्बाद किया था। यही बात बाकी लोगों पर भी लागू होती थी, चाहे रोहित हो, अभय हो या गोल्डन विंज्ड रॉक एंसेस्टर। अगर वे फायर स्टारफील्ड में रहते और हेवनली क्लाउड का सप्रेशन न झेलते तो उनका पोटेंशियल कहीं अधिक ऊंचा होता। इसके बाद दोनों ने विषय बदल दिया और दूसरी बातों पर चर्चा करने लगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लोकेश ने उत्सुकता से पूछा। मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, इसलिए तुम्हें देखने चला आया। आरव मुस्कुराते हुए बोला। ओह, लोकेश ने सिर हिलाया और फिर पूछा, बाकी लोग कैसे हैं? सब ठीक हैं। आरव ने उसे बताया कि चांदनी इस समय अच्छी स्थिति में है। आखिर वह पहले गोस्ट वैली की सदस्य रह चुकी थी। उसने ये भी बताया कि रोहित और बाकी लोग भी ठीक हैं। अगर तुम चाहो तो बाद में मैं तुम्हें उनके पास ले जा सकता हूँ। आरव ने कहा। अभी जरूरत नहीं है। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट बुरा नहीं है। फिलहाल मैं यहीं रहूंगा। जब और मजबूत हो जाऊंगा तब दूसरी शक्तियों में घुसपैठ करूंगा। लोकेश ने गंभीर स्वर में कहा। वह आरव की तरह ही था। उसके दिल में भी गहरी इच्छाएं थीं, बदला लेना और अधिक शक्तिशाली बनना। ठीक है। आरव ने सिर हिलाया और ज्यादा जोर नहीं दिया। हर व्यक्ति का अपना रास्ता होता है। लोकेश भी अलग नहीं था। वह ताकत चाहता था और अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था। सच कहें तो आरव भी बिल्कुल ऐसा ही था। लोकेश अब आरव के असली इरादे भी समझ चुका था। आरव ने 21वें स्थान से शुरुआत करके सीधे पहले स्थान तक चुनौती दी थी। हर मुकाबले से पहले वह सामने वाले से पूछता था कि क्या वह उसका सर्वेंट बनना चाहता है। असल में ये सब लोकेश को बचाने के लिए था। अगर भविष्य में आरव को जेड कॉल्ड्रन सेक्ट छोड़ना पड़े तो उसकी हरकतों का असर लोकेश पर नहीं पड़ता। किसी को भी उन दोनों पर शक नहीं होता। आरव ने अपना चेहरा बदल रखा था और लोकेश से मिलने के बाद वह अब अपना असली चेहरा इस्तेमाल नहीं कर सकता था। मैं भी जेड कॉल्ड्रन सेक्ट का एक कोटा लेकर हेवनली प्राइड सीक्रेट रेल्म में जाना चाहता हूँ। क्या वे मुझे देंगे? आरव ने पूछा। शायद। अभी तुम्हारा प्रदर्शन इतना शानदार है कि तुम्हें केवल अपनी लॉयल्टी साबित करनी होगी। लोकेश ने कहा। हम बात तो सही है। आरव ने सिर हिलाया। उसके बाद दोनों काफी देर तक बातें करते रहे, लेकिन लोली द्वारा बनाई गई बैरियर के बावजूद उन्होंने ज्यादा संवेदनशील विषयों पर चर्चा नहीं की। आखिर यह जेड कॉल्ड्रन सेक्ट था। अगर यह कोई दूसरी बड़ी शक्ति होती तो लोली की बैरियर होने के बावजूद आरव पूरी तरह निश्चिंत नहीं होता। बौद्ध टेम्पल के पुराने मॉन्क जैसे शक्तिशाली लोगों के तरीके बेहद अजीब और रहस्यमय थे। अगर उस स्तर का कोई व्यक्ति उन्हें निशाना बना लेता तो शायद साउंड प्रूफिंग अरे भी बेकार साबित हो सकती थी। कुछ समय बाद लोकेश वापस अपने केव में लौट गया। दोनों ने कम्युनिकेशन जेड स्लिप्स का आदान प्रदान किया और तय किया कि जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को तुरंत सूचना देंगे। अपने केव के भीतर आरव ने लोली को अभी बनाई गई फॉर्मेशन हटाने का आदेश दिया। अब थोड़ा इंतजार करते हैं। मुझे लगता है यहाँ के बूढ़े लोग जल्द ही बेचैन हो जाएंगे। आरव हल्का सा मुस्कुराया। उसने इतना चौंकाने वाला प्रदर्शन केवल ताकत दिखाने के लिए नहीं किया था। इसके पीछे और भी उद्देश्य थे। जितना अधिक शक्तिशाली कोई दिखाई देता है उतना ही जेड कॉल्ड्रन सेक्ट उसका महत्व समझता है। ऐसा मॉन्स्ट्रस जीनियस अगर सेक्ट में शामिल हुआ है तो जेड कॉल्ड्रन सेक्ट उसे हर कीमत पर नर्चर करना चाहेगा। अगर वे ऐसा नहीं करते तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि पूरा सेक्ट अंधा है? बेशक ये सब आरव के अनुमान थे। संभव है भविष्य में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हो जाएं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बात नहीं बनी तो वह जेड कॉल्ड्रन सेक्ट छोड़कर दूसरी जगह चला जाएगा। जरूरत पड़ी तो वह हुईअन को भी ढूंढ सकता था। वह छोटा मॉन्क आसानी से उसके लिए हेवनली प्राइड सीक्रेट रेल्म का स्थान तय करवा देता।
जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के मुख्य हॉल के भीतर इस समय सेक्ट पेट्रियार्क भी सेक्लूजन से बाहर आ चुका था। वह रिफाइनिंग सुप्रीम रेल्म का अत्यंत शक्तिशाली कल्टिवेटर था। सेक्ट लीडर, एल्डर्स और सुप्रीम एल्डर्स सभी वहां मौजूद थे और हर कोई केवल आरव के बारे में चर्चा कर रहा था। उस लड़के की बैकग्राउंड और ओरिजिन क्या है, क्या जांच की गई? जेड कॉल्ड्रन सेक्ट पेट्रियार्क ने गंभीर स्वर में पूछा। जांच शुरू की गई है लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। इतनी धीमी क्यों है? जल्दी पता लगाओ, पेट्रियार्क ने अधीरता से कहा। जी, सेक्ट मास्टर ने जल्दी से सिर हिलाया। उसके मन में भी दबाव था। आखिर आरव अभी कुछ ही दिन पहले सेक्ट में शामिल हुआ था, उनके पास जांच करने का समय ही कहाँ था। एंसेस्टर, पहले हमारा विचार था कि कुछ समय तक इस बच्चे को ऑब्जर्व किया जाए, लेकिन अब आपका क्या विचार है? एक एल्डर ने पूछा। इस स्तर का मॉन्स्ट्रस जीनियस शायद हमारे जेड कॉल्ड्रन सेक्ट की उम्मीद बन सकता है, पेट्रियार्क ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में अनिश्चितता झलक रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आरव के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर उसे तुरंत पूरी ताकत से नर्चर किया जाए तो समस्या ये थी कि शायद आरव के मन में कोई छिपा उद्देश्य हो। अगर वह एहसान फरामोश निकला तो उनकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती। लेकिन अगर वे ज़्यादा सावधानी बरतते और आरव नाराज होकर सेक्ट छोड़ देता तो वह नुकसान और भी बड़ा होता। यही दुविधा पूरे जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के उच्च स्तर के लोगों को परेशान कर रही थी। काफी देर तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। पूरे 7 दिनों तक जांच चलती रही, लेकिन जेड कॉल्ड्रन सेक्ट आरव के बारे में कोई जानकारी नहीं जुटा पाया। यह व्यक्ति मानो अचानक हवा से प्रकट हो गया था। उसकी बैकग्राउंड पूरी तरह रहस्यमय थी। आखिर में जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के उच्च स्तर के लोगों ने जोखिम उठाने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि सेक्ट मास्टर और कुछ एल्डर्स आरव से मिलकर उसे नर्चर करने की इच्छा व्यक्त करेंगे। इन 7 दिनों में पूरा जेड कॉल्ड्रन सेक्ट उथल पुथल में डूबा रहा। हर जगह केवल आरव की चर्चा हो रही थी। सारंग बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, तुमने देखा नहीं? उसने सीनियर ब्रदर गिरीश को एक ही पंच में हरा दिया। सीनियर सिस्टर लावण्य की हजारों तलवारें भी सारंग के एक पंच के सामने बेकार हो गईं। यहाँ तक कि घमंडी अमर भी आखिरकार सारंग का सबॉर्डिनेट बन गया। तुमने देखा नहीं? जाते समय सारंग ने अमर को नीचे आने को कहा और अमर विरोध तक नहीं कर पाया। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के हर कोने में आरव की चर्चा हो रही थी। लोग उसकी तारीफ करते हुए दूसरों को नीचा दिखा रहे थे। लोकेश, गिरीश और लावण्य सभी आरव के स्टेपिंग स्टोन्स बन चुके थे। खासकर लोकेश। बाकी लोग केवल हारे थे, लेकिन वह तो सर्वेंट बन गया था। बहुत लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। यह अमर सच में बेवकूफ़ है, उसने ऐसी शर्त मान ही क्यों ली? एक व्यक्ति हंसते हुए बोला, उसे दोष नहीं दे सकते, शायद उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वह हार जाएगा। अगर लोकेश ये बातें सुन लेता तो शायद गुस्से में खून उगल देता, लेकिन उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था क्योंकि वह सच में आरव को हरा नहीं सकता था। इसी बीच जेड कॉल्ड्रन सेक्ट मास्टर और एल्डर्स आरव के केव की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने ये सारी चर्चाएं सुनी। उनके चेहरे जटिल भावों से भर गए। स्थिति उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। अगर ऐसे जीनियस को पूरे प्रयास से नर्चर न किया जाए तो शायद सेक्ट के डिसाइपल्स तक सोचेंगे कि सेक्ट अंधा हो गया है। आखिरकार समूह आरव के केव के बाहर पहुंचा। आरव ने बेहद गर्मजोशी से सेक्ट मास्टर और एल्डर्स का स्वागत किया। आइए, शर्माए मत, इसे अपना ही घर समझिए। आरव पूरी मुस्कान के साथ उन्हें अंदर लेकर गया। उसने खुद चाय के बर्तन निकाले और चाय बनाकर उनका स्वागत करने लगा। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट मास्टर और बाकी एल्डर्स कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। आखिर यह जगह तो उनकी ही थी, लेकिन आरव के इस व्यवहार ने उनके मन में उसके लिए पहला प्रभाव बना दिया। ये लड़का बेहद थिक स्किन्ड था। सारंग, मैं जेड कॉल्ड्रन सेक्ट का सेक्ट लीडर हूँ। मूंछों वाला मध्य आयु का आदमी मुस्कुराते हुए आरव की ओर देखने लगा। सेक्ट मास्टर को प्रणाम, आरव ने सफेद दांत दिखाते हुए मुस्कुराकर कहा। ओह! आरव के इस व्यवहार से जेड कॉल्ड्रन सेक्ट मास्टर कुछ पल के लिए चौंक गया। वह तो लगभग भूल ही गया कि उसे आगे क्या कहना था। बाकी एल्डर्स भी कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए। ये बच्चा इतना शांत क्यों है? वे पूरी तरह उलझन में पड़ गए। आखिर यह पहली बार था जब कोई डिसाइपल सेक्ट लीडर से मिल रहा था। सामान्यतः हर डिसाइपल बहुत नर्वस और रिस्ट्रेन्ड हो जाता था,
लेकिन आरव का व्यवहार ऐसा था मानो वह अपने बराबर के लोगों से बात कर रहा हो। असल में जेड कॉल्ड्रन सेक्ट मास्टर केवल 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म के 9वें स्तर के शिखर पर था। अगर संभव होता तो आरव भी थोड़ा सम्मान और संकोच दिखाता, लेकिन वह कर ही नहीं पा रहा था। बहुत कमजोर उस व्यक्ति से उसे बिल्कुल भी खतरे का एहसास नहीं हो रहा था। फिर वह घबराता क्यों? ओह सारंग, हमने पहले आपस में चर्चा की और तय किया है कि सेक्ट तुम्हें पूरी तरह नर्चर करेगा। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट मास्टर मुस्कुराकर बोला, लेकिन उसकी मुस्कान थोड़ी अजीब लग रही थी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आरव ने दोनों हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट मास्टर कुछ पल चुप रह गया। अगर कोई दूसरा डिसाइपल होता तो इस समय खुशी से उछल पड़ता, फिर बार बार सेक्ट के प्रति लॉयल्टी जताता। लेकिन यहाँ स्थिति ही अलग थी। ये बच्चा बहुत अजीब था। सभी एल्डर्स अलग अलग भावों से आरव को देखने लगे। आरव ने भी महसूस किया कि माहौल कुछ अजीब हो गया है। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर अचानक खड़ा होकर गंभीर आवाज में बोला, सेक्ट ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। मैं सारंग आज से सेक्ट के लिए अपना खून और पसीना बहाने की शपथ लेता हूँ। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट को पुनर्जीवित करने के लिए मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूँ। चाहे आग हो या पानी, अगर सेक्ट आदेश देगा तो मैं बिना हिचक उसके लिए सब कुछ करूँगा। आरव की आवाज़ इतनी जोशीली और गूंजदार थी कि उसने लगातार कई प्रेरणादायक बातें एक साथ बोल डालीं। ये सुनकर जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के एल्डर्स आखिरकार संतुष्ट होकर मुस्कुरा उठे। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट मास्टर हंसते हुए बोला, सारंग चिंता मत करो, सेक्ट भी तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं करेगा। जी सेक्ट मास्टर, आरव ने फिर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ओ सारंग, जल्द ही रामपुर पवेलियन और बौद्ध टेम्पल मिलकर एक सीक्रेट रेल्म खोलने वाले हैं। हमारे जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के पास 10 स्लॉट्स हैं और उनमें से एक तुम्हें दिया जाएगा। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट मास्टर मुस्कुराते हुए बोला, आखिर वही बात आ गई। धन्यवाद सेक्ट मास्टर, आरव मुस्कुराया। ये सब उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा आसानी से हो गया था। ही चिंता मत करो, भले ही हमारा जेड कॉल्ड्रन सेक्ट बहुत शक्तिशाली नहीं है, लेकिन हमारी फाउंडेशन अब भी मजबूत है। हम निश्चित रूप से तुम्हें अच्छी तरह नर्चर करेंगे। जब हेवनली प्राइड सीक्रेट रेल्म खुलेगा तब तुम अपनी प्रतिभा दिखाकर जेड कॉल्ड्रन सेक्ट का नाम रोशन करोगे। सेक्ट मास्टर ने संतोष से कहा, निश्चिंत रहिए, मैं जरूर करूंगा। आरव मुस्कुराया। अच्छा, सेक्ट मास्टर संतुष्टि से सिर हिलाने लगा। सेक्ट मास्टर एल्डर्स, कृपया चाय लीजिए। आरव पहले ही चाय तैयार कर चुका था। वह बेहद उत्साह से सभी के कप भरने लगा। संबोधन छोड़ दें तो उसका व्यवहार ऐसा था मानो वे सब बराबरी के लोग हों। शुरुआत में जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के एल्डर्स को ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जब उन्होंने गौर से सोचा तो उन्हें आरव का व्यवहार काफी सामान्य लगने लगा। आखिर उनमें से कई लोगों को खुद विश्वास नहीं था कि वे आरव को हरा सकते हैं, तो फिर वे उससे अत्यधिक सम्मान की उम्मीद कैसे कर सकते थे? असल में उन्हें यह नहीं पता था कि अगर आरव सच में चाहता तो उन सबके एक साथ आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर तक चाय पीने और बातचीत करने के बाद सेक्ट मास्टर और बाकी एल्डर्स वहां से चले गए। आरव मुस्कुराते हुए उन्हें जाता देखता रहा। बुरा नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं। अब आरव को इधर उधर भागने की जरूरत नहीं थी। उसे बस सीक्रेट रेल्म खुलने का इंतजार करना था और फिर सही समय पर उसमें प्रवेश कर लेना था। अब से मुझे केवल अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान देना है। आरव वापस अपने केव में लौट गया। अब ज्यादा समय नहीं बचा था। उसे ब्लड क्लैन सी मॉन्स्टर्स या सेक्रेट बीस्ट रेल्म को लूटने में कोई रुचि नहीं थी। वह बेवजह की मुसीबतें खड़ी नहीं करना चाहता था। इसके बाद आरव ने जेड कॉल्ड्रन सेक्ट में आरामदायक जीवन बिताना शुरू कर दिया। सेक्ट के उच्च स्तर के लोग काफी समय तक उसकी बैकग्राउंड की जांच करते रहे, लेकिन उन्हें आरव की पहचान या ओरिजिन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। आखिर में जेड कॉल्ड्रन सेक्ट पेट्रियार्क ने अंतिम निर्णय लिया कि जांच बंद कर दी जाए और पूरा ध्यान आरव को नर्चर करने पर लगाया जाए। हालांकि कुछ एल्डर्स के मन में संदेह भी था, क्या ये सारंग वही व्हाइट रोब प्रोडिजी हो सकता है जिसने ब्लड क्लैन, आइस क्लैन और विच गॉड क्लैन के प्लैनेट्स को लूटा था? लेकिन जैसे ही किसी एल्डर ने यह अनुमान लगाया, दूसरों ने तुरंत उसे खारिज कर दिया। ऐसी बात कैसे संभव हो सकती थी? वह तो ऐसा पेयरलेस जीनियस था जिससे पूरा विच गॉड क्लैन, आइस क्लैन, सेक्रेट बीस्ट रेल्म और ब्लड क्लैन तक असहज थे।
इतनी शक्तिशाली ताकतों ने मिलकर उसकी खोज की थी लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इससे साफ था कि उसके पीछे बहुत बड़ी बैकग्राउंड और शक्तिशाली कनेक्शंस थे। इसीलिए किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर उन्हें पता चल जाता कि आरव और वही मिस्टीरियस व्यक्ति एक ही हैं, तो पता नहीं उनके चेहरे कैसे हो जाते। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट भले ही बहुत शक्तिशाली न हो, लेकिन जैसा सेक्ट मास्टर ने कहा था उनकी हिडन फाउंडेशन अब भी मौजूद थी। उदाहरण के लिए यहाँ एक ब्लड पूल था जो हजारों वर्षों से अस्तित्व में था। उसके भीतर विशाल मात्रा में ब्लड एसेंस भरी हुई थी। उसमें स्नान करने से फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत तेजी से बढ़ती थी। ये ब्लड पूल सामान्यतः केवल उन डिसाइपल्स के लिए खुलता था जिन्होंने सेक्ट के लिए महान योगदान दिया हो। लेकिन इस बार जेड कॉल्ड्रन सेक्ट ने नियम तोड़ दिए और आरव को सीधे प्रवेश की अनुमति दे दी। इसके अलावा जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के नियंत्रण में कई सीक्रेट रेल्म्स भी थे जिनमें बड़ी मात्रा में रेयर ट्रेजर्स मौजूद थे। वे सभी आरव के लिए खोल दिए गए। आरव ने ये सब बिना झिझक स्वीकार कर लिया। हालांकि उन सीक्रेट रेल्म्स की रेयर मटेरियल्स उसके लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं थीं। केवल ब्लड पूल ही वास्तव में काम की चीज़ थी। उसमें स्नान करने से सचमुच फिजिकल बॉडी को बहुत लाभ मिलता था। सारंग, जब तक ये तुम्हारी मदद करता है तुम जितना चाहो यहाँ रह सकते हो, चाहे तो यहीं रहने लगो। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट मास्टर बेहद उदारता से बोला। धन्यवाद सेक्ट मास्टर। आरव ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। ब्लड पूल खोलने के लिए सेक्ट मास्टर के आदेश की आवश्यकता होती थी, इसलिए हर बार प्रवेश करने से पहले उसे सेक्ट मास्टर को ढूंढना पड़ता था। यह आरव की दूसरी यात्रा थी। सेक्ट मास्टर उसे स्वयं ब्लड पूल तक लेकर आया, फिर टोकन की सहायता से ब्लड पूल बैरियर खोली गई। सेक्ट मास्टर, इस बार शायद मैं थोड़ा ज़्यादा समय तक अंदर रहूंगा। आरव मुस्कुराकर बोला। कोई समस्या नहीं, लेकिन अपने शरीर का ध्यान रखना। ब्लड पूल की एसेंस बहुत अधिक है। ज़्यादा अब्जॉर्ब करने पर शरीर फट भी सकता है। खुद पर ज़्यादा दबाव मत डालना। सेक्ट मास्टर ने गंभीरता से कहा। ठीक है। आरव ने सहमति में सिर हिलाया और ब्लड पूल बैरियर के भीतर प्रवेश कर गया। ये ब्लड पूल असंख्य ब्लड एसेंसेस के कंडेंसेशन से बनी थी। इसे बनने में अनगिनत वर्ष लगे थे। यह एसेंस फिजिकल बॉडी को नरिश करती थी, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा एसेंस अब्जॉर्ब कर ले तो उसका शरीर उसे सहन नहीं कर पाता। पहली बार आरव ये सब नहीं जानता था। उसे डर था कि कहीं कोई समस्या न हो जाए, इसलिए वह थोड़ी देर बाद ही बाहर निकल आया था। लेकिन बाहर आने के बाद उसने पाया कि उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ था। तभी उसे एहसास हुआ कि सेक्ट मास्टर ने खतरे को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया था, क्योंकि उसे इस ब्लड पूल से वास्तविक लाभ महसूस हुआ था। इसीलिए आरव दूसरी बार फिर लौट आया। इस समय जेड कॉल्ड्रन सेक्ट मास्टर ब्लड पूल बैरियर के बाहर खड़ा था और उसके चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान थी। ये बच्चा सच में अच्छा है, इसके अंदर बहुत एम्बिशन है। अब जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के उच्च स्तर के लोग आरव को अपना सच्चा डिसाइपल मान चुके थे। वे जल्दी से जल्दी उसे और शक्तिशाली बनते देखना चाहते थे। देखते हैं इस बार वह कितने समय तक अंदर रह पाता है। सेक्ट मास्टर खुद से बुदबुदाया। ब्लड पूल में जितना अधिक समय कोई टिके, उसका मतलब होता था कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और पोटेंशियल उतने ही अधिक हैं। पिछली बार आरव केवल एक दिन बाद बाहर आया था, इसे कम मत समझो। उस समय गिरीश केवल 3 घंटे तक ही टिक पाया था। इसी कारण जेड कॉल्ड्रन सेक्ट मास्टर इस बार बेहद उत्सुक था। वह जानना चाहता था कि आरव आखिर कितनी देर तक अंदर रह सकता है। समय धीरे धीरे बीतने लगा। आरव उस रक्त से भरे पूल में डूबा हुआ था जो पिघले हुए मैग्मा जैसा दिखाई देता था। उसके भीतर का पानी लगातार भयानक गर्मी छोड़ रहा था और चारों ओर वायलेंट ऑरा तथा किलिंग इंटेंट फैली हुई थी। सामान्य प्रतिभाशाली लोग यहाँ आने के बाद हर पल कंसंट्रेशन बनाए रखते थे ताकि एसेंस अब्जॉर्ब कर सकें। लेकिन आरव, कितना आरामदायक है। वह पूरी तरह शांत था। उसने तो आराम से अपने कपड़े तक उतारने शुरू कर दिए। पिछली बार इस सेक्ट मास्टर ने मुझे डरा दिया था। ये ब्लड पूल तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आरव आराम से ब्लड पूल में लेट गया। वह लगातार ब्लड एसेंस अब्जॉर्ब करके अपने शरीर को नरिश कर रहा था। धीरे धीरे उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ने लगी। 1 दिन बीत गया, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, फिर 7 दिन और फिर पूरे 10 दिन। ब्लड पूल बैरियर के बाहर खड़े जेड कॉल्ड्रन सेक्ट मास्टर के चेहरे का भाव अब अजीब हो चुका था।
वो कई बार अंदर जाकर देखने का सोच चुका था, लेकिन हर बार रुक गया। आखिर वो सेक्ट मास्टर था, अगर वो खुद घबराकर अंदर चला जाता तो उसकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ता। लेकिन वो सच में बेचैन हो चुका था। आरव आखिर गया कहाँ? वो अंदर जाने के बाद बाहर ही नहीं निकला था। पूरा 10 दिन बीत चुका था। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट का सबसे बड़ा रिकॉर्ड केवल 3 दिन का था। तो फिर आरव कहाँ था? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेक्ट मास्टर बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा। अब पूरे 10 दिन बीत चुके थे। ये समझना जरूरी था कि इससे पहले कभी कोई व्यक्ति ब्लड पूल के भीतर इतने लंबे समय तक नहीं रुका था। लेकिन आरव अंदर गया और फिर उसके बाद उसकी कोई हलचल तक महसूस नहीं हुई। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट मास्टर को अब भी आरव की अंदर जाने से पहले कही गई बात याद थी। इस बार वो लंबे समय तक अंदर रहने वाला था, और अब लगता था कि सचमुच वही हो रहा था। थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, जेड कॉल्ड्रन सेक्ट मास्टर खुद से बुदबुदाया। वह ज्यादा बेचैन दिखाई नहीं देना चाहता था। आखिर वो जेड कॉल्ड्रन सेक्ट का सेक्ट मास्टर था। अगर वो बहुत उतावला दिखता तो क्या ये सेक्ट की प्रतिष्ठा के खिलाफ नहीं होता? अगर आरव को यह महसूस हो जाता कि जेड कॉल्ड्रन सेक्ट का सेक्ट मास्टर ही इतना अधीर है तो कहीं इससे उसके मन में सेक्ट की छवि खराब ना हो जाए। लेकिन यह इंतजार धीरे धीरे और लंबा होता चला गया। 7 दिन और बीत गए। अब आरव को ब्लड पूल में प्रवेश किए पूरे 17 दिन हो चुके थे। अंदर से कोई आवाज तक नहीं आई। अब जेड कॉल्ड्रन सेक्ट मास्टर सचमुच बेचैन हो चुका था। वो खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। वो आखिर गया कहाँ? हर पल उसका मन करता कि अंदर जाकर देखे कि आरव की हालत कैसी है। लेकिन आखिर में वो खुद को रोक लेता। प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा सबसे जरूरी है। वह लगातार अपने मन को समझा रहा था। ब्लड पूल के भीतर कितना आरामदायक है। नग्न अवस्था में आरव ब्लड पूल के भीतर आराम से लेटा हुआ था। वह लगातार उसके एसेंस को अब्जॉर्ब करके अपने शरीर को नरिश कर रहा था। उसके ब्लड एनर्जी पहले से कहीं अधिक विगरस हो चुके थे और उसके भीतर जीवन शक्ति भी बढ़ गई थी। लेकिन अब 17 दिनों तक लगातार अब्जॉर्ब और रिफाइन करने के बाद उसने ब्लड पूल की अधिकांश एसेंस को सोख लिया था। अब ये ब्लड पूल लगभग बेकार हो चुकी थी। बस अब काफी होना चाहिए। शायद बाहर सेक्ट मास्टर बेचैन हो रहा होगा। आरव मुस्कुराया। उसने थोड़ा सोचा, फिर खड़ा होकर अपना रोब पहना और बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। ब्लड पूल में अब ज्यादा एसेंस बची ही नहीं थी। अगर वह बाकी भी अब्जॉर्ब कर लेता तो उससे उसे कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। बेहतर था कि थोड़ा फ्यूचर जनरेशंस के लिए छोड़ दिया जाए। हर चीज में अति करना ठीक नहीं था। अंदर जाऊं? नहीं, नहीं जाऊं। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट मास्टर ब्लड पूल बैरियर के बाहर टहलते हुए खुद से बातें कर रहा था। वह लगातार आगे पीछे घूम रहा था। ये पहली बार था जब वह इतनी बड़ी दुविधा में फंस गया था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसी समय ब्लड पूल बैरियर से हल्की रोशनी निकलने लगी। एक फेंट ब्लड ऑरा दिखाई दी और उसके भीतर से एक आकृति बाहर आए। जैसे ही उसने उस आकृति को देखा, जेड कॉल्ड्रन सेक्ट मास्टर लगभग खुशी से चिल्ला उठा। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। इतनी देर तक धैर्य बनाए रखने के बाद वह अंतिम क्षण में अपनी प्रतिष्ठा कैसे खो सकता था। सेक्ट मास्टर को प्रणाम। आरव मुस्कुराकर झुक गया। उसके मन में भी थोड़ी कृतज्ञता थी। ब्लड पूल से उसे वास्तव में काफी लाभ मिला था। वो इन सब बातों को याद रखेगा। हम कैसा महसूस हो रहा है सारंग? तुम्हें कुछ लाभ हुआ? तुम्हारा फिजिकल बॉडी ठीक है न? जेड कॉल्ड्रन सेक्ट मास्टर ने हल्की खांसी के साथ मुस्कुराते हुए पूछा। ऊपर से वह शांत दिख रहा था लेकिन भीतर से वह पूरी तरह स्तब्ध था, क्योंकि वो साफ महसूस कर पा रहा था कि आरव की ब्लड एनर्जी पहले से कहीं ज्यादा प्रबल हो चुकी थी। इसका मतलब साफ था, वो सचमुच इतने दिनों तक ब्लड पूल में रहा था। यह क्या वो अब भी इंसान था? सब ठीक है। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद सेक्ट मास्टर। आरव मुस्कुराया। कोई बात नहीं, सेक्ट ने जब तुम्हें पूरी ताकत से नर्चर करने का फैसला किया है तो तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। निश्चिंत रहो। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट मास्टर मुस्कुराकर बोला। यहाँ तक कि इस समय भी वह अपनी सेक्ट की महानता दिखाना नहीं भूला। वह चाहता था कि आरव इस उपकार को याद रखे कि जेड कॉल्ड्रन सेक्ट ने उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार किया, और भविष्य में एहसान फरामोश न बने।
धन्यवाद सेक्ट मास्टर। सेक्ट ने जो कृपा मुझ पर की है मैं उसे हमेशा याद रखूंगा। आरव ने खुशी से कहा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट मास्टर संतोष से अपनी मूंछों को सहलाने लगा। ओह सेक्ट मास्टर, मुझे आपसे एक बात कहनी है। आरव थोड़ा असहज दिखा। ओह, कहो, खुलकर बोलो। सेक्ट मास्टर हंस पड़ा। उसका व्यवहार अब भी डिग्निफाइड था। ओह, मैंने ब्लड पूल की अधिकांश एसेंस अब्जॉर्ब कर ली है। शायद अब उसे कुछ समय तक रिकूपरेट करना पड़ेगा। आरव मुस्कुराया। वह सेक्ट मास्टर का व्यवहार देखकर भीतर से और भी प्रभावित हो रहा था। उसे लग रहा था कि सामने वाला व्यक्ति सचमुच बहुत उदार है। वह निश्चित रूप से उसे दोष नहीं देगा। क्या कहा तुमने? जेड कॉल्ड्रन सेक्ट मास्टर कुछ पल के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसने अपने कान तक कुरेदे मानो उसे विश्वास ही न हो रहा हो कि उसने सही सुना है। ओह, ब्लड पूल की एसेंस लगभग खत्म हो चुकी है। शायद उसे दोबारा इस्तेमाल होने में काफी समय लगेगा। आरव ने फिर से कहा। सच? सच? ओह। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट मास्टर लंबे समय तक स्तब्ध खड़ा रहा। फिर उसने गहरी नजरों से आरव को देखा और बोला, ठीक है, मैं समझ गया। तुम अब वापस जा सकते हो। जी, धन्यवाद सेक्ट मास्टर। आरव ने फिर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और दूर चला गया। आरव के जाते ही जेड कॉल्ड्रन सेक्ट मास्टर का चेहरा अचानक बदल गया। वह बिजली की गति से ब्लड पूल बैरियर के भीतर घुस गया। फिर, नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरे जेड कॉल्ड्रन सेक्ट की 10,000 वर्षों से संचित ब्लड पूल। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट मास्टर खुद को शांत रखना चाहता था, लेकिन वह बिल्कुल शांत नहीं रह पाया। यह कोई मजाक था क्या? जेड कॉल्ड्रन सेक्ट ने 10,000 वर्षों तक ब्लड पूल की एसेंस जमा की थी, और अब उसमें 1% भी बाकी नहीं बचा था। यह पागलपन था, पूरी तरह पागलपन। मैंने उसे बिना सीमा के इस्तेमाल करने की अनुमति ही क्यों दी? सेक्ट मास्टर पछतावे से भर गया। सामान्यतः जब किसी डिसाइपल को ब्लड पूल में प्रवेश का पुरस्कार मिलता था तो उसके लिए समय सीमा तय होती थी, लेकिन आरव के लिए कोई लिमिट नहीं रखी गई, क्योंकि वह जेड कॉल्ड्रन सेक्ट की उदारता दिखाना चाहता था। उसने आरव से कहा था कि जितना चाहे उतना इस्तेमाल करे, और परिणाम आरव ने लगभग पूरी ब्लड पूल खाली कर दी। हे आकाश, मैं जेड कॉल्ड्रन सेक्ट का पापी बन गया हूँ। सेक्ट मास्टर लगभग टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बात को पेट्रियार्क को कैसे बताए। सच बता दे, ये बिल्कुल संभव नहीं था। शायद जेड कॉल्ड्रन सेक्ट पेट्रियार्क भी यह सुनकर शांत न रह पाए। इन सब बातों के बारे में आरव को स्वाभाविक रूप से कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि वो कुछ हद तक अनुमान लगा सकता था, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता था? अगर भविष्य में मैं फिर से राइज करूं तो जेड कॉल्ड्रन सेक्ट की मदद जरूर करूंगा। अपने केव में लौटते हुए आरव हल्का सा हंसा। यहाँ रहते हुए उसे कभी कभी एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट के दिनों जैसी भावना महसूस होती थी। अगर भविष्य में वह सचमुच फिर से शिखर पर पहुंचा तो वह जेड कॉल्ड्रन सेक्ट को निश्चित रूप से नहीं भूलेगा। उन्हें कुछ लाभ जरूर देगा। उसी दिन से जेड कॉल्ड्रन सेक्ट की ब्लड पूल 300 वर्षों के लिए बंद घोषित कर दी गई। अगले 300 वर्षों तक किसी को भी उसमें प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। बंद होने का कारण अज्ञात बताया गया। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट में आरव के दिन धीरे धीरे बीतने लगे। कभी कभी लोकेश उससे मिलने आता। दोनों कभी कोशा की बात नहीं करते थे। वे केवल फायर स्टार रीजन की घटनाओं पर चर्चा करते। लोकेश मूल रूप से अकेला रहने वाला व्यक्ति था। गोस्ट वैली में उसने लंबे समय बिताए थे। फायर स्टार फील्ड में आने के बाद सब कुछ उसके लिए अजनबी था और उसका कोई मित्र भी नहीं था। अब आरव से मिलने के बाद वह बहुत खुश था। आरव भी ऐसा ही महसूस करता था। पुराने दोस्तों के साथ रहना सचमुच अच्छा लगता था। इसके अलावा दोनों अक्सर फॉर्मेशंस के प्रिंसिपल्स पर चर्चा करते थे। लोकेश की फॉर्मेशन स्किल बेहद ऊंची थी। लगभग 300 वर्षों के बाद वह पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुका था। हालांकि वो अब भी आरव की बराबरी नहीं कर सकता था। आरव के पास लोली थी। अगर लोली खुद हमला करे तो वह एक पल में लोकेश को मार सकती थी। इस बात से लोकेश बेहद फ्रस्ट्रेटेड हो जाता, लेकिन साथ ही वो बहुत ईर्ष्या भी महसूस करता। इस दौरान आरव ने नंबर 1 स्थान को मजबूती से पकड़े रखा। किसी ने भी उसे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि गिरीश और लावण्य जैसे प्रतिभाशाली लोग भी नहीं।
क्योंकि केवल वही लोग जो आरव से लड़ चुके थे समझ सकते थे कि उसका दबाव कितना भयावह था। वे उसके सामने विरोध करने की इच्छा तक नहीं जुटा पाते थे। हेवनली प्राइड सीक्रेट रेल्म खुलने से 3 वर्ष पहले जेड कॉल्ड्रन सेक्ट ने एक ग्रैंड कॉम्पिटिशन आयोजित की। कॉम्पिटिशन के नियम बेहद सरल थे, कुल 9 स्पॉट्स उपलब्ध थे। जो जीतेगा वही हेवनली प्राइड सीक्रेट रेल्म में प्रवेश का अधिकार पाएगा। पूरा कॉम्पिटिशन बेहद लाइवली था। दुर्भाग्य से इसका आरव से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि वो पहले से ही प्री सिलेक्टेड कैंडिडेट था। ये बात पूरे जेड कॉल्ड्रन सेक्ट को पता थी। अगर पहले ऐसा होता तो शायद कई लोग असंतुष्ट हो जाते। वे कहते कि स्पोर्ट्स केवल फेयर कंपटीशन के माध्यम से तय होने चाहिए। लेकिन जब बात आरव की आई तो किसी ने भी आपत्ति नहीं की। सबको लगा पहले से तय होना ही बेहतर है। अगर आरव भी कंपटीशन में उतरता तो उसके सामने आने वाले सभी लोगों को सीधे सरेंडर करना पड़ता। लोकेश ने भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया। उसका कारण बेहद दुखद और असहाय था। वह बहुत बूढ़ा हो चुका था। इस बात ने लोकेश को गहराई से प्रभावित किया। उसे लगने लगा कि उसकी युवावस्था सचमुच समाप्त हो चुकी है। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। उसकी स्थिति बेहद अजीब हो गई थी। उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वह इस स्तर के टॉप टियर सीक्रेट रेल्म में प्रवेश कर सके। लेकिन उसकी उम्र भी इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि वह युवा पीढ़ी की लड़ाई में हिस्सा लेने के योग्य नहीं रहा। यह उसके जीवन का सबसे ऑकवर्ड समय था। अगर वह जल्दी अपनी ताकत नहीं बढ़ाता तो उसका भविष्य अनिश्चित हो जाता। कोई बात नहीं, भले ही तुम बूढ़े हो गए हो लेकिन दिल से अब भी जवान हो। मेरी तरफ देखो, मैं तो बच्चों वाला आदमी हूँ। आरव हंसते हुए बोला और सफ़ेद दांत दिखाने लगा। ओह! लोकेश कुछ पल के लिए चुप रह गया। कई वर्षों तक साथ रहने के बाद अब दोनों काफ़ी कैजुअली बात करने लगे थे। हालांकि वे अब भी कोषा लौटने जैसी बातों का जिक्र नहीं करते थे। ऐसी बातें मजाक जैसी लगती थीं, और अगर सच भी हों तो उनका आरव की असली पहचान से कोई संबंध नहीं था। इस लंबे कल्टिवेशन पीरियड के दौरान आरव की ताकत भी बढ़ चुकी थी। वह रिटर्निंग टू एम्प्टीनेस रेल्म के 6ठे स्तर के पीक तक पहुंच चुका था। लेकिन उसने अब तक अपने बनाए हुए 180 प्राइमोर्डियल क्लोन्स अब्जॉर्ब नहीं किए थे, क्योंकि इस समय वह अपनी कल्टिवेशन लेवल बढ़ाना ही नहीं चाहता था। वह सीक्रेट रेल्म में क्वाइटली प्रवेश करना चाहता था ताकि वहां की ओवरऑल सिचुएशन को बेहतर तरीके से ऑब्जर्व कर सके। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट की कंपटीशन बेहद लाइवली रही। लावण्य, गिरीश और बाकी प्रतिभाशाली लोग लगातार फियर्स बैटल्स में लगे रहे। इन सभी की ताकत पहले से काफ़ी बढ़ चुकी थी, खासकर गिरीश। वह अब 100 फिनोमिना रेल्म के दूसरे स्तर के मध्य चरण तक पहुंच चुका था। उनकी ग्रोथ बहुत तेज थी। लावण्य भी 100 फिनोमिना रेल्म के पहले स्तर तक पहुंच चुकी थी। हालांकि उसके और गिरीश के बीच अब भी बड़ा अंतर था, और यह अंतर मुख्यतः कॉम्प्रहेंशन लेवल का था। अगर लावण्य की कल्टिवेशन लेवल भी और बढ़ जाए तो संभव है कि गिरीश भी उसका मुकाबला न कर पाए। आरव बड़ी रुचि से ये सब देख रहा था। इस समय उसके भीतर वैसा भाव था जैसे कोई एल्डर युवा पीढ़ी को एक दूसरे से सीखते हुए देख रहा हो। बेशक कोशा में रहते हुए वह ऐसी काउंटलेस कॉम्पिटिशन्स पहले ही देख चुका था, लेकिन अब फायर स्टार रीजन में आने के बाद उम्र के हिसाब से वह फिर से जूनियर बन गया था। उन पुराने टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स की तुलना में उसकी उम्र सचमुच कुछ भी नहीं थी। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के काउंटलेस डिसाइपल्स आरव को ऑ और क्यूरियोसिटी से देखते थे। अब वह जेड कॉल्ड्रन सेक्ट की एक लेजेंडरी फिगर बन चुका था। सिर्फ एक दिन के भीतर वह रैंकिंग लिस्ट में कहीं भी नहीं था, लेकिन सीधे नंबर 1 स्थान पर पहुंच गया, और वह भी बिना किसी कठिनाई के। यहाँ तक कि इस दौरान ऐसी रूमर्स भी फैलने लगी कि उसकी स्ट्रेंथ अब अधिकांश एल्डर्स से भी ऊपर पहुंच चुकी है। हालांकि इसकी पुष्टि कभी नहीं हुई, लेकिन सबका अनुमान था कि अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होगा। आखिर उस समय आरव ने एक ही पंच में अरेना बैरियर तोड़ दी थी। उस घटना की आफ्टरशॉक आज तक बहुत लोगों के दिलों में भय पैदा करती थी। कॉम्पिटिशन पूरे 3 दिन और 3 रात तक चली। अंत में गिरीश, लावण्य, सरस और बाकी 6 प्रोडिजीज ने स्पॉट्स हासिल कर लिए। इस दौरान तुम सबको अच्छा प्रदर्शन करना होगा। हेवनली प्राइड सीक्रेट रेल्म में प्रवेश करने के बाद जेड कॉल्ड्रन सेक्ट का नाम रोशन करना। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट पेट्रियार्क स्वयं प्रकट होकर इन लोगों को प्रोत्साहित करने आया। जी,
गिरीश, लावण्य और बाकी सभी ने एक साथ जवाब दिया, हम बहुत अच्छा। इतना कहकर जेड कॉल्ड्रन सेक्ट पेट्रियार्क वहां से चला गया। असल में जेड कॉल्ड्रन सेक्ट की योजना थी कि सीक्रेट रेल्म के पार्टिसिपेंट्स चुनने के बाद उन्हें ब्लड पूल में भी प्रवेश कराया जाए, लेकिन दुर्भाग्य से ब्लड पूल की एसेंस लगभग खाली हो चुकी थी। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट की फाउंडेशन सचमुच कमजोर पड़ रही थी। इस बात ने सेक्ट के उच्च स्तर के लोगों को बहुत बड़ा हेडेक दे दिया। बाद में उन्होंने इसी विषय पर विशेष चर्चा भी की, और वह चर्चा बेहद हीटेड थी। हमें किसी तरह ब्लड पूल दोबारा खोलनी होगी। सारंग तो अब मजबूत हो गया, लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा? हाँ, हेवनली प्राइड सीक्रेट रेल्म शुरू होने वाली है और हमारे बाकी जीनियसेस को कोई लाभ तक नहीं मिलेगा। ये सब सेक्ट मास्टर की गलती है। उन्होंने सारंग के लिए टाइम लिमिट क्यों नहीं रखी? जेड कॉल्ड्रन सेक्ट मास्टर का चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था। वो खुद भी ऐसा नहीं चाहता था, वह भी मजबूर था, लेकिन अब किया ही क्या जा सकता था? स्थिति पहले ही यहाँ तक पहुँच चुकी थी। बस करो, अब बेकार की बातें बंद करो और ब्लड पूल को समय से पहले रिस्टोर करने का तरीका सोचो। आखिर में जेड कॉल्ड्रन सेक्ट पेट्रियार्क ने अंतिम निर्णय लिया। उसने आदेश दिया कि रेयर मटेरियल्स इकट्ठी की जाएं। इसके अलावा जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के वर्तमान रिसोर्सेज भी पूरी तरह ब्लड पूल में डाले जाएं ताकि उसकी शक्ति दोबारा रिस्टोर हो सके। बेशक ये प्रक्रिया बहुत धीमी थी और इसकी कीमत भी पहले से कहीं अधिक थी। अगले 1 वर्ष तक जेड कॉल्ड्रन सेक्ट ने काउंटलेस रेयर मटेरियल्स इकट्ठा की और कई पावरफुल क्रीचर्स के हंटिंग मिशंस जारी किए। यहाँ तक कि जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के कंट्रोल में मौजूद सीक्रेट रेल्म्स भी प्रभावित हुए। उन क्रीचर्स को पकड़कर उनकी एसेंस और ब्लड निकाली गई, फिर उन्हें काउंटलेस रेयर हर्ब्स के साथ ब्लड पूल में नरिश किया गया। धीरे धीरे ब्लड पूल की रिकवरी स्पीड पहले से 10,000 गुना तेज हो गई। आखिर 1 साल बाद ब्लड पूल ने अपनी आधी शक्ति वापस पा ली। हालांकि यह केवल मुश्किल से यूजेबल थी। उसी दिन जेड कॉल्ड्रन सेक्ट मास्टर और बाकी एल्डर्स ने सभी लोगों को बुलाया। गिरीश, लावण्य, सरस और बाकी प्रोडिजीज के साथ आरव भी मौजूद था। खांसी जेड कॉल्ड्रन सेक्ट की मेहनत की वजह से ब्लड पूल कुछ हद तक रिकवर हो चुकी है। तुम सब एक बार उसके भीतर जाकर सोख कर सकते हो, लेकिन याद रखो तुम्हारे पास केवल 1 दिन होगा। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट मास्टर ने धीरे धीरे कहा। असल में इस विषय पर पहले ही चर्चा हो चुकी थी। शुरुआत में उनका इरादा आरव को इस बार साथ न ले जाने का था, लेकिन बाद में सोचने के बाद उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया। कारण बहुत सरल था, सेक्ट को आरव की जरूरत थी। अगर बाकी सभी को मौका मिलता और केवल आरव को नहीं, तो इससे साफ दिखता कि सेक्ट उसके साथ अलग व्यवहार कर रही है। लेकिन अगर बाकी सभी को मौका मिले और आरव को न मिले, तो उन्हें डर था कि आरव कहीं गलत न सोचने लगे। इसी कारण चर्चा के बाद उन्होंने आरव को भी बुला लिया। वे नहीं चाहते थे कि इस कारण उनके संबंधों में कोई दरार आए। यहाँ तक कि उन्होंने विशेष रूप से एक समय सीमा भी तय की। ये समय सीमा खास तौर पर आरव के लिए थी। 1 दिन कोई छोटा समय नहीं था। आखिर पिछली बार आरव ने ब्लड पूल की सारी एसेंस अब्जॉर्ब करने में पूरे 17 दिन लगाए थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि केवल 1 दिन में पिछली घटना दोबारा दोहराई जा सकती है। इस बार जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के उच्च स्तर के लोगों ने हर बात बहुत सावधानी से सोची थी। धन्यवाद सेक्ट मास्टर, धन्यवाद एल्डर्स। गिरीश, लावण्य और बाकी लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए और हाथ जोड़कर धन्यवाद देने लगे। पहले वे सीक्रेटली शिकायत कर रहे थे। हेवनली प्राइड सीक्रेट रेल्म खुलने वाली थी, लेकिन सेक्ट उन्हें कोई सहायता नहीं दे रही थी। अब आखिरकार उन्हें ब्लड पूल में जाने का मौका मिल गया था। आरव ने भी हाथ जोड़कर सेल्यूट किया। उसकी आंखों में भी उत्साह चमक रहा था। फिर से स्नान करने का समय आ गया था। ठीक है, अब तुम सब अंदर जा सकते हो, लेकिन अपने फिजिकल बॉडीज का ध्यान रखना। ब्लड पूल की एसेंस के लालच में अपनी सीमा पार मत करना। सेक्ट मास्टर ने गंभीर स्वर में चेतावनी दी। जी। ब्लड पूल बैरियर एक्टिवेट की गई और सभी लोग भीतर प्रवेश कर गए। आखिरकार हम फिर से ब्लड पूल में आ गए। हा, ये तो शानदार है। मुझे याद भी नहीं कि पिछली बार यहाँ कब आया था। शायद 300 साल पहले। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के ये प्रोडिजीज अत्यंत उत्साहित थे।
ब्लड पूल की एसेंस से नरिश होने के बाद उनके चेहरे लाल हो गए और उन्हें महसूस हुआ कि उनकी ब्लड एनर्जी बढ़ रही है। यहाँ तक कि लावण्य भी बहुत खुश थी। इस समय उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी और उसका मूड बेहद अच्छा था। गिरीश तो तुरंत ब्लड पूल की एसेंस अब्जॉर्ब करने में लग गया ताकि अपनी ब्लड एनर्जी रिप्लेनिश कर सके। और आरव उसने सबकी ओर देखा और गहरी सांस ली। ये सब अभी बच्चे हैं, सब लोग, लावण्य, गिरीश, सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। अगर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसी बात कहता तो वे निश्चित रूप से गुस्से से भर जाते और शायद उसे लेसन भी सिखाते। लेकिन यह आरव था जिसने यह बात कही थी। उनकी हिम्मत ही नहीं हुई। आखिर इन सभी प्रोडिजीज और जीनियसेस को आरव पहले ही ब्रूटली बीट कर चुका था। उनके दिलों में उसके लिए गहरा भय था। ओह ब्रदर, आपका क्या मतलब है? गिरीश ने ऑकवर्ड स्माइल के साथ पूछा। हालांकि वो अब 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म के दूसरे स्तर पर पहुंच चुका था, फिर भी आरव के सामने स्लाइटेस्ट नेग्लिजेंस दिखाने की हिम्मत नहीं करता था। वो बहुत अच्छी तरह जानता था कि दूसरे स्तर पर पहुंचने के बाद भी वो आरव का मुकाबला नहीं कर सकता। इस आदमी की स्ट्रेंथ बेहद टेरिफाइंग थी। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के भीतर रूमर्स फैल चुकी थीं कि आरव एल्डर्स को भी हरा सकता है। और गिरीश उन लोगों में था जो सबसे अच्छी तरह जानते थे कि यह रूमर सच थी। हाँ ब्रदर, अभी आपने जो कहा उसका मतलब क्या था? ब्रदर, क्या आपके पास कोई विशेष तरीका है? बाकी प्रोडिजीज भी बहुत विनम्रता से पूछने लगे। ही तुम लोग अभी भी बहुत इग्नोरेंट हो। इतनी कंफर्टेबल जगह पर आए हो तो नेचुरली स्ट्रॉन्गर बनते हुए इसका आनंद भी लेना चाहिए। आरव हंस पड़ा। कंफर्टेबल, स्ट्रॉन्ग बनते हुए? सब लोग कंफ्यूज्ड हो गए। क्या सचमुच ऐसी कोई अच्छी चीज होती है? गिरीश ने आश्चर्य से पूछा। लावण्य भी आरव को ध्यान से देखने लगी। आखिर आरव की बैकग्राउंड मिस्टीरियस थी और उसकी शक्ति बेहद टेरिफाइंग। इन एक्स्ट्रॉर्डिनरी जीनियसेस के मन में उसके लिए जेन्युइन एडमरेशन पैदा हो चुकी थी। उन्हें विश्वास था कि आरव के पास जरूर कोई यूनिक कल्टिवेशन मेथड होगी। कल्टिवेशन स्वयं एक बेहद कठिन प्रक्रिया थी। एक सिंगल सक्लूजन कई दशकों या सैकड़ों वर्षों तक चल सकती थी। कुछ एंशंट बीइंग्स तो 10,000 वर्षों तक कल्टिवेट करते रहे थे। अगर कल्टिवेशन सचमुच आरव के कहे अनुसार आनंददायक हो सकती तो वह वास्तव में स्वर्ग जैसा अनुभव होता। इसलिए सब उत्सुकता से उसकी अगली बात सुनने लगे। ही ध्यान से देखो, आरव गर्व से मुस्कुराया। सबकी नजरें तुरंत उस पर टिक गईं। फिर उन्होंने देखा। आरव ने अपना हाथ कमर पर रखा और फिर उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए, केवल सफ़ेद अंडरवेयर बची रही। उसके बाद वह सीधे ब्लड पूल में लेट गया और केवल उसका सिर बाहर दिखाई देने लगा। आह, कितना आरामदायक है। लावण्य, गिरीश, बाकी सब, पागल पर्वत। लावण्य शर्म और गुस्से से चिल्ला उठी और तुरंत दूसरी ओर देखने लगी। असल में बाकी लोगों के मन में भी लगभग यही विचार थे। सब लोग कंफ्यूज्ड थे। क्या आरव का मतलब केवल स्नान करना था? ये ब्लड पूल थी, कोई साधारण हॉट स्प्रिंग नहीं। ब्रदर, क्या आप सच में इसी बारे में बात कर रहे थे? गिरीश का चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। हाँ, और क्या? यहाँ आराम भी मिलता है, स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और हॉट स्प्रिंग जैसा मजा भी आता है। आरव खुशी से बोला। तुम लोग भी ट्राई करो। ओह! बाकी प्रोडिजीज एक दूसरे को देखने लगे। फिर सभी ने एक साथ लावण्य की ओर देखा। कुछ पल हिचकिचाने के बाद वे भी अपने कपड़े उतारने लगे। यहाँ तक कि 2 प्रोडिजीज ने आरव की नकल करते हुए चिल्लाया। आह, कितना आरामदायक है। ये सुनकर लावण्य लगभग अपना आपा खो बैठी। यहाँ कुल 10 लोग थे और उनमें केवल वही एक लड़की थी। बाकी 9 सभी पुरुष थे और अब ये सारे लोग लगभग नग्न होकर ब्लड पूल में पड़े थे। उसके लिए ये बेहद एम्बैरेसिंग था। क्या इन्हें शर्म नहीं आती? संक्षेप में, लावण्य बेहद फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। अरे सच कहूं तो कपड़े उतारने के बाद ब्लड एसेंस अब्जॉर्ब करना कहीं ज्यादा स्मूथ लग रहा है। सरस अचानक आश्चर्य से चिल्लाया। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी ब्लड एनर्जी सचमुच तेजी से बढ़ रही है। हाँ, मुझे भी महसूस हो रहा है। तो ब्रदर सच कह रहे थे। गिरीश और बाकी लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए। स्नान करते हुए स्ट्रॉन्गर बनना, इससे सुंदर बात और क्या हो सकती थी? देखा, मैंने कहा था कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। आरव मुस्कुराया। असल में कपड़े उतारने या न उतारने से बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता था।
लेकिन आरव को ऐसा करते देखकर बाकी प्रोडिजीज भी उसकी नकल करने लगे थे। और सच कहें तो अब आरव के मन में जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के लिए अच्छी भावना पैदा हो चुकी थी। इसीलिए वो इन लोगों के साथ आराम से बातें कर रहा था। बेशक ये सभी बातें थीं जिन पर आरव और बाकी लोग बातचीत कर रहे थे। असल में इन बातों का कोई खास मतलब नहीं था। संभव है कि ये सभी लोग किसी गलतफहमी में पड़ चुके हों, लेकिन फिलहाल उन्हें देखकर लग रहा था कि वे काफ़ी आनंद ले रहे हैं। उदाहरण के लिए गिरीश को ही देख लो। इस समय उसका चेहरा पूरी तरह रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल दिखाई दे रहा था। कितना शानदार महसूस हो रहा है, गिरीश ने गहरी सांस लेते हुए कहा। बाकी सभी लोग ब्लड पूल में डूबे हुए थे। उनके शरीर के पॉज खुल चुके थे और वे भीतर की एसेंस अब्जॉर्ब करके अपने शरीर को नरिश कर रहे थे। आरव भी शांत भाव से ब्लड पूल में लेटा हुआ था। उसने जो एसेंस अब्जॉर्ब की वह किसी से कम नहीं थी। यहाँ मौजूद बाकी सभी लोगों को मिलाकर भी शायद उतनी एसेंस अब्जॉर्ब नहीं हुई होगी जितनी अकेले आरव ने अब्जॉर्ब कर ली थी। किसी व्यक्ति द्वारा अब्जॉर्ब की जाने वाली ब्लड एसेंस उसकी स्ट्रेंथ पर निर्भर करती थी, और इस समय यहाँ सबसे शक्तिशाली व्यक्ति निस्संदेह आरव ही था। इसलिए उसकी अब्जॉर्प्शन स्पीड भी सबसे तेज थी। लावण्य का चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था और वह भीतर से बेहद फ्रस्ट्रेटेड थी। क्या ये लोग सच में इंसान हैं? क्या ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि वह एक महिला होकर अपने कपड़े तक न उतार सके? उसने आसपास देखा। सब लोग आराम से ब्लड पूल में डूबे हुए थे और बहुत आनंदित दिखाई दे रहे थे। ये देखकर उसका मन और भी डिप्रेस्ड हो गया। उसने तो यहाँ तक सोचना शुरू कर दिया कि क्या उसे भी कपड़े उतार देने चाहिए। लेकिन इतने सारे पुरुषों के सामने ऐसा करना क्या उचित था? अगर यह बात बाहर फैल गई तो क्या वह जेड कॉल्ड्रन सेक्ट में सिर उठाकर रह पाएगी? उसकी रेप्यूटेशन पूरी तरह बर्बाद हो जाती। जूनियर सिस्टर, मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या सोच रही हैं। आप भी कपड़े उतार दीजिए। चिंता मत कीजिए, हम इस बात का एक शब्द भी बाहर नहीं जाने देंगे। गिरीश मुस्कुराते हुए बोला। उसे लगा कि वो बहुत कंसिडरेट व्यवहार कर रहा है। लेकिन लावण्य का चेहरा और भी काला पड़ गया। उसी समय सरस भी जल्दी से बोल पड़ा। सीनियर सिस्टर, आप भी ट्राई करके देखिए। चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल आपकी तरफ नहीं देखेंगे। हाँ सीनियर सिस्टर, यहाँ स्नान करना बहुत लाभदायक है। सच में सीनियर सिस्टर, जल्दी आइए। ये बातें सुनकर लावण्य के माथे पर और भी काली रेखाएं उभर आईं। आरव ने इन लोगों को ऐसे देखा मानो वे बेवकूफ़ हों। उसने अभी कुछ देर पहले ही इन्हें बच्चे कहा था, और वह बिल्कुल सही था। ये लोग सच में बेहद मूर्ख लग रहे थे। क्या ऐसी बातें सच में कही जाती हैं? नहीं, लावण्य ने गहरी आवाज में कहा। वह बड़ी मुश्किल से खुद को गुस्से में फटने से रोक रही थी। अभी सबसे जरूरी बात थी कि ब्लड पूल में बिताए गए समय का पूरा उपयोग करके खुद को मजबूत बनाया जाए। इतना कहकर लावण्य ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और फिर इन लोगों की ओर देखना तक बंद कर दिया। लेकिन गिरीश और बाकी लोग अब भी नहीं समझ पाए कि समस्या क्या थी। उन्हें सच में लग रहा था कि वे बहुत काइंडनेस दिखा रहे हैं। हालांकि उनमें से कुछ के मन में अलग विचार भी थे, लेकिन यहाँ वे कर ही क्या सकते थे? चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। ओह, आरव ने हल्की सांस ली और लावण्य की ओर देखकर कहा, ऐसा करो, तुम अपने लिए एक बैरियर बना लो और उसके भीतर अकेले रहो। तब बाहर किसी को पता नहीं चलेगा कि अंदर तुम क्या कर रही हो। लावण्य कुछ पल के लिए चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि आरव अचानक उससे बात करेगा और सुझाव भी देगा। इतने सारे पुरुषों के बीच अकेली महिला होना सच में इनकन्वीनियंट है। ऊपर से हम सब लगभग नेकड हैं, ये सच में एम्बैरेसिंग है। क्या कहती हो लावण्य? आरव मुस्कुराते हुए बोला। सीनियरिटी के हिसाब से आरव को लावण्य को सीनियर सिस्टर कहना चाहिए था, लेकिन स्ट्रेंथ के मामले में लावण्य खुद ये स्वीकार नहीं कर सकती थी कि आरव उसे सीनियर सिस्टर कहे। इसीलिए अब सब लोग एक दूसरे को सीधे नाम से बुलाने लगे थे। ये लावण्य थोड़ी देर के लिए झिझकी, लेकिन उसे आरव का आइडिया सच में बहुत अच्छा लगा। हाँ ब्रदर का आइडिया बहुत अच्छा है जूनियर सिस्टर। सही कहा। सीनियर सिस्टर के लिए हमारे साथ इस तरह रहना सच में अनफेयर है। गिरीश और बाकी लोग भी सहमत हो गए। ठीक है। लावण्य ने सिर हिलाया, लेकिन अगले ही पल उसने फिर सिर झटका। नहीं, मेरी अरे फॉर्मेशन स्किल बहुत अच्छी नहीं है। जब तक मैं बैरियर बनाऊंगी तब तक शायद आधा दिन निकल जाएगा।
वो सच बोल रही थी। मैजिक एरेज बनाने की क्षमता टैलेंट पर निर्भर करती थी। जो अरे लोकेश कैजुअली बना सकता था वही कुछ लोगों को बनाने में कई दिन लग जाते। कोई बात नहीं, अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो मैं तुम्हारे लिए बैरियर बना देता हूँ। आरव आराम से खड़ा हो गया। उसके शरीर पर अब भी केवल अंडरवेयर थी और वह बिल्कुल कैजुअल दिखाई दे रहा था। ये ठीक नहीं होगा। लावण्य का चेहरा थोड़ा बदल गया। कोई समस्या नहीं, हम सब जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के डिसाइपल्स हैं, एक दूसरे की मदद करना स्वाभाविक है। आरव मुस्कुराया, फिर उसकी स्टोरेज रिंग चमकी और उसने तुरंत फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दिया। उसकी फॉर्मेशन स्किल पहले से ही बहुत ऊंचे स्तर पर थी। ऊपर से उसने काउंटलेस एंशिएंट बुक्स भी पढ़ रखी थीं। उसके लिए सिंपल बैरियर बनाना बेहद आसान था। 15 मिनट से भी कम समय में उसने एक सिंपल बैरियर तैयार कर दी। ये देखकर बाकी लोग दंग रह गए। ब्रदर, आप सच में कमाल हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ब्रदर फॉर्मेशन भी बना सकते हैं। मैं सच में आपकी प्रशंसा करता हूँ। ये सब लोग दिल से बोल रहे थे। मैजिक एरेज और कल्टिवेशन दो अलग रास्ते थे। आरव की स्ट्रेंथ पहले ही इतनी टेरिफाइंग थी। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि फॉर्मेशंस में भी उसका इतना उच्च स्तर होगा। अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं, तुम लोग बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हो। लावण्य, अब अंदर जाइए। आरव मुस्कुराया और सफ़ेद दांत दिखाए। ठीक है, धन्यवाद। लावण्य का चेहरा हल्का लाल हो गया और वह बैरियर के भीतर प्रवेश कर गई। आरव ने तुरंत बैरियर का कंट्रोल लावण्य को सौंप दिया। जूनियर सिस्टर, अब बाहर किसी को भी पता नहीं चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है, इसलिए निश्चिंत रहो। आरव ने वॉइस ट्रांसमिशन के माध्यम से कहा। ठीक है, धन्यवाद। लावण्य ने भी टेलीपैथिकली जवाब दिया। इस समय उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसका स्प्रिंग सीजन आखिरकार आ गया हो। अगर यह कोई और व्यक्ति होता तो शायद लावण्य अब भी हेजिटेट करती, लेकिन अगर वह आरव था तो वह बिल्कुल हेजिटेट नहीं करती। इतना हैंडसम अपीयरेंस और टेरिफाइंग स्ट्रेंथ रखने वाला जीनियस किसी भी महिला कल्टिवेटर को आकर्षित कर सकता था। असल में जेड कॉल्ड्रन सेक्ट की काफ़ी फीमेल कल्टिवेटर्स पहले से ही आरव में इंटरेस्टेड थीं। बस आरव खुद इससे अनजान था। उसकी वर्तमान टैलेंट को देखते हुए ये पूरी तरह नॉर्मल बात थी। यहाँ तक कि लावण्य ने भी पहले कभी सीक्रेटली कल्पनाएं की थीं। हालांकि उसके जैसी प्राउड लड़की कभी खुद पहल नहीं करती। स्वाभाविक रूप से आरव इन बातों से पूरी तरह अनजान था। लेकिन इस समय लावण्य के मन में आरव के लिए फीलिंग्स और बढ़ गई थीं। अब उसके पास ब्लड पूल के भीतर खुद की प्राइवेट बैरियर थी और उसे पूरा विश्वास था कि बाहर कोई नहीं जान सकता कि वो अंदर क्या कर रही है। लावण्य कुछ पल के लिए झिझकी, फिर उसने धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया था और वह काफ़ी एम्बैरेस्ड दिख रही थी। ये स्वाभाविक था, आखिर वह एक महिला थी और अब वह नग्न होकर ब्लड पूल में स्नान करने वाली थी। उसी समय बाहर गिरीश, सरस और बाकी लोग बैरियर को घूर रहे थे। वे भी बेहद क्यूरियस थे कि लावण्य अंदर क्या कर रही होगी। क्या उसने सच में कपड़े उतार दिए या नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं था, लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी रुक नहीं रही थी। दुर्भाग्य से उनकी फॉर्मेशन स्किल इतनी ऊंची नहीं थी कि वे बैरियर के भीतर झांक सकें, और अगर उन्होंने सच में ऐसा करने की कोशिश की तो संभव था कि लावण्य तुरंत पकड़ लेती। तब स्थिति बहुत खराब हो जाती। शायद लावण्य गुस्से में उन्हें मार ही डालती। आरव अब भी आराम से ब्लड पूल में लेटा हुआ था, लेकिन उसकी नज़रें लगातार बैरियर की दिशा में थीं। आखिर यह बैरियर उसने खुद बनाई थी, और नेचुरली उसके पास बैरियर के भीतर देखने का तरीका भी था। क्या ये ज़्यादा हो गया? बेशक ये केवल आरव का अपना क्वर्की सेंस ऑफ ह्यूमर था। वैसे भी वह आराम ही कर रहा था, तो क्यों न खुशी को डबल कर लिया जाए। स्नान भी, स्ट्रेंथनिंग भी और मजा भी। उदाहरण के लिए आरव को ही देख लो। फिगर तो काफ़ी अच्छी है, कपड़ों में देखकर पता ही नहीं चलता। आरव मन ही मन बुदबुदाया। बैरियर के भीतर लावण्य भी ब्लड पूल में डूबकर काफ़ी कंफर्टेबल महसूस कर रही थी, लेकिन उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। हालांकि आसपास उसके अलावा केवल आरव की ऑरा मौजूद थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लावण्य ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर बैरियर आरव ने ही बनाई थी, इसलिए उसके ऑरा का महसूस होना स्वाभाविक था।
उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका एहसास सही था। वो अभी भी बहुत इनोसेंट थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। आरव बहुत खुश था। बाकी लोग भी खुश थे। सब लोग खुश थे। धीरे धीरे पूरा दिन गुजर गया। अब बाहर आने का समय हो गया है। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट मास्टर की आवाज़ सभी लोगों के कानों में गूंज उठी। सबने सहमति में सिर हिलाया और अपने कपड़े पहनकर बाहर निकलने लगे। बैरियर के भीतर लावण्य ने भी जल्दी से अपने रोब्स पहन लिए और फिर बाहर आ गई। उसका चेहरा हल्का लाल था लेकिन बाकी सब कुछ सामान्य लग रहा था। इसके बाद सभी लोग ब्लड पूल बैरियर से बाहर निकल आए। हालांकि जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के ये जीनियसेस अब भी सीक्रेटली क्यूरियस थे कि आखिर लावण्य ने सच में कपड़े उतारे थे या नहीं। बाहर पहले से ही जेड कॉल्ड्रन सेक्ट मास्टर और कई एल्डर्स इंतजार कर रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं ज़्यादा समय बिताने पर ब्लड पूल फिर से बेकार न हो जाए। ठीक है, अब तुम सब वापस जाकर अपनी कल्टिवेशन कंसोलिडेट करो। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट मास्टर ने गंभीर स्वर में कहा। जी धन्यवाद सेक्ट मास्टर, धन्यवाद सेक्ट मास्टर। सबने धन्यवाद दिया और फिर अपने अपने केव्स की ओर लौट गए। इस दौरान आरव कभी कभी लावण्य की ओर देख लेता। उसकी फिगर सच में अच्छी थी। यह आरव का अवैल्यूएशन था। इसके बाद सभी लोग अपने अपने केव में लौट गए। हेवनली प्राइड सीक्रेट रेल्म खुलने में अब बहुत कम समय बचा था। उसके बाद भी आरव ने ब्रेक थ्रू नहीं किया। वो अब भी रिटर्निंग टू एम्प्टीनेस रेल्म के छठे स्तर के पीक पर रुका हुआ था। हालांकि वह कभी भी अगला कदम उठा सकता था। फायर स्टारफील्ड में ये बात काफ़ी अच्छी थी कि माइनर रेल्म ब्रेक थ्रू के समय कोई बड़ी हलचल नहीं होती थी, क्योंकि हर दुनिया के हेवन एंड अर्थ लॉज अलग होते थे। हर संसार के अपने नियम होते थे। 3 महीने बाद हेवनली प्राइड सीक्रेट रेल्म खुलने वाली थी। इसी समय जेड कॉल्ड्रन सेक्ट ने आखिरकार सभी लोगों को दोबारा इकट्ठा किया। हेवनली प्राइड सीक्रेट रेल्म अब खुलने वाली है। अंदर प्रवेश करने के बाद अत्यंत सावधान रहना। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट पेट्रियार्क ने गंभीर स्वर में कहा। इस बार वो स्वयं टीम को लीड करने वाला था, यहाँ तक कि जेड कॉल्ड्रन सेक्ट मास्टर भी साथ जाने वाला था। आखिर सेक्ट को अपनी प्रतिष्ठा भी बनाए रखनी थी। जी, आरव और बाकी सभी ने एक साथ उत्तर दिया। ठीक है, अब चलते हैं। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट पेट्रियार्क ने टेलीपोर्टेशन अरे एक्टिवेट की और सभी लोग उसके भीतर प्रवेश कर गए। हालांकि वे सीधे अपने डेस्टिनेशन तक टेलीपोर्ट नहीं किए गए। ऐसी लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन एरेज केवल बड़ी शक्तियों के पास होती थी, इसीलिए उनकी यात्रा अपेक्षाकृत लंबी होने वाली थी। 3-4 दिन से एपिसोड नहीं आ रहे थे इसके। अब स्टार्ट कर दें दोबारा से। मैं बाहर गया हुआ था, इस वजह से नहीं आ पा रहे थे एपिसोड। और बाकी सीरीज़ के भी एपिसोड अब आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। बाकी नए चैनल भी बनाऊंगा, मैं बहुत जल्दी बना दूंगा। और इसी वीक में सारे एपिसोड में देता रहूँगा अल्टरनेट करके। एक नए एपिसोड आपको डेली मिल जाएगा किसी न किसी सीरीज़ का। और आज सारे सीरीज़ के अपलोड कर दूंगा मैं इस एपिसोड। और बाकी मैं 3-4 दिन से था नहीं, इस वजह से नहीं आ पा रहा था एपिसोड। अब आएंगे डेली पहले की तरह। और सारे सीरीज़ के एपिसोड अपलोडिंग हो जाएगी।